हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फाइनली आज से हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं आप लोग की बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर की मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड, जिसमें आज हम लोग यहाँ पे अपने यूनिट 1 को कंप्लीट कवर करने वाले हैं। तो यूनिट 1 के अंदर हमारे जितने भी टॉपिक्स दे रखे हैं बेसिकली पूरी एंटीबायोटिक्स के ऊपर होने वाली है, उन सभी को हम लोग यहाँ पे आज की सिंगल वीडियो में कंप्लीट कवर करेंगे। अब देखिए, वीडियो के लास्ट में आप लोग को जो है 4 एमसीक्यूज भी देखने को मिलेंगे, तो उन सभी का आंसर यहाँ पे जरूर कमेंट में देना। और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक भी कर दीजिएगा। बाकी आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं अपने एंटीबायोटिक्स के बारे में। अब देखिए, ये हमारा एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि देखिए सबसे पहली बात, अगर हम लोग यहाँ पे एंटीबायोटिक्स की बात ही करें तो होता क्या है। सिंपल सी बात है, नाम से ही पता चल रहा है। एंटीबायोटिक्स, एंटी मतलब अगेंस्ट में, और बायोटिक्स मतलब यहाँ पे बेसिकली हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की बात हो रही है। यानी एंटीबायोटिक्स हमारी वो दवाएं होती हैं जो कि हमारे बैक्टीरिया के अगेंस्ट में काम करती हैं। यानी कि सिंपली बात करें तो अगर हमें कोई भी डिजीज होती है जो कि हमारा, जिसमें हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन्वॉल्व होता है, फिर बैक्टीरिया की वजह से अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं। और इसका एक बहुत कॉमन डिजीज हमारी होती है, हमारे यहाँ पे टीबी। ठीक है, तो हमारा जो टीबी होती है, तो यहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, तो जो हमारी ट्यूबरक्लोसिस डिजीज होती है, हमारा एक बैक्टीरिया होता है मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये हमारा एक स्पेसिफिक टाइप का बैक्टीरिया होता है जो कि हमारा टीबी में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, और टीबी अब तो चलो काफी कंट्रोल में आ चुकी है, बट पहले यहाँ पे वन ऑफ दी मेजर रीजन थी यहाँ पे डेथ का। मतलब अगर किसी को टीबी हो जाती थी तो उसकी डेथ यहाँ पे कंफर्म थी। ठीक है, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं था। बट आज के दिन में हम लोगों ने यहाँ पे जो है ऐसी एंटीबायोटिक्स डेवलप कर ली है जो कि टीबी को सक्सेसफुली यहाँ पे डिफीट कर देती हैं। अब देखिए, यहाँ पे इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे आप लोगों से करनी है, जो कि यहाँ पे सिलेबस नहीं लेकिन आप लोग की रियल लाइफ से जुड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आप यहाँ पे फार्मेसी के स्टूडेंट हो, आप दूसरों को भी अवेयर करिए और खुद भी अवेयर रहिए कि आप लोगों को एंटीबायोटिक्स बहुत रेयर केस में ही यूज करनी है। देखिए, एंटीबायोटिक्स का यहाँ पे आजकल कोई भी होता है कि जो है डायरेक्टली जाके मेडिकल स्टोर से कुछ एंटीबायोटिक्स, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है तो लोग एंटीबायोटिक्स ले आते हैं। एंटीबायोटिक्स हमें बिल्कुल भी यूज नहीं करनी चाहिए जब तक कि बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन ना हो। क्योंकि आप लोग को नहीं पता, जो एंटीबायोटिक्स आप लोग नॉर्मली यूज कर लेते हो उसकी वजह से होता क्या है, उसकी वजह से जो है हमारी बॉडी में धीरे धीरे डेवलप हो जाता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मतलब है कि मान लीजिए कि आप लोगों को एक बहुत नॉर्मल सी कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, और आप लोगों ने क्या हुआ, आप लोग यहाँ पे उसके लिए एंटीबायोटिक यूज करना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, अब आपकी वो प्रॉब्लम तो ठीक हो गई, लेकिन धीरे धीरे हुआ क्या कि बॉडी यहाँ पे एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस हो गई। अब मान लीजिए इन फ्यूचर आप लोगों को कोई बहुत बड़ी बीमारी हो, मान लीजिए हम कह रहे हो ना, बिल्कुल ना हो, लेकिन अगर बाय द वे रेयर केस में अगर मान लीजिए आप लोग को टीबी की ही प्रॉब्लम हो जा रही है, या फिर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो जाए जहां पे आप लोग को एंटीबायोटिक लेनी है, तो वहां पे होगा क्या, हो सकता है कि आप लोगों ने पहले से इतनी एंटीबायोटिक यूज कर ली है कि फ्यूचर में जो आप एंटीबायोटिक यूज करो वो आप लोग के ऊपर असर ही ना करे, क्योंकि यहाँ पे बॉडी क्या होगी, बॉडी यहाँ पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप कर लेती है बहुत जल्दी। इसीलिए एंटीबायोटिक को हमें यहाँ पे बहुत रेयर केस में यूज करना चाहिए। और दूसरी एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हमारी बॉडी है उसमें हमारे बहुत सारे गुड बैक्टीरिया भी होते हैं। ठीक है, अब देखिए, एंटीबायोटिक ना यहाँ पे बहुत ही स्पेसिफिक नहीं होती कि हमारा बैड बैक्टीरिया को ही किल करेगी। जब भी हम लोग एंटीबायोटिक लेते हैं तो ये हमारी बॉडी के गुड बैक्टीरिया को भी टारगेट करती है। तो यहाँ पे देखिए, डेफिनेटली बाद में वो हो जाता है, बैलेंस हो जाता है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे एंटीबायोटिक लेंगे तो वो हमारी गुड बैक्टीरिया को भी यहाँ पे किल करेगी, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे और भी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। तो देखिए, एंटीबायोटिक नो डाउट एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है जिसका यूज हम लोग यहाँ पे बहुत सारे डिजीज को ट्रीट करने में करते हैं, बट स्टिल हमें इसका यूज बिल्कुल भी नॉर्मली नहीं करना है कि हमें कुछ भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है और हम लोग यहाँ पे एंटीबायोटिक लेना स्टार्ट कर दे रहे हैं। एंटीबायोटिक्स को हमें डॉक्टर के, इवन डॉक्टर्स भी अगर कभी कभी प्रिस्क्राइब करें ना, तो हमें उनसे कंसल्ट करना चाहिए कि सर क्या ये बहुत जरूरी है, क्योंकि एंटीबायोटिक हमें नहीं लेनी है जनरली। ठीक है, आप इतना ध्यान रखिए। तो देखिए, अब अगर हम लोग यहाँ पे एंटीबायोटिक्स के बारे में बात करें
तो देखिए अब अगर हम लोग यहाँ पे एंटीबायोटिक्स के बारे में बात करें तो ये हमारी मेडिकेशंस होती हैं जो कि हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने का काम करती हैं। बाकी देखिए अब ये हमारा दो टाइप से काम करती हैं, या तो ये हमारे बैक्टीरिया को पूरी तरीके से किल कर सकती हैं, ठीक है। तो अगर इन्होंने बैक्टीरिया को पूरी तरीके से किल कर दिया तो इस एक्शन को हम लोग बोलते हैं बैक्टीरिसाइडल एक्शन, ठीक है, बैक्टीरिसाइडल। और अगर मान लीजिए हमारे बैक्टीरिया की ग्रोथ को सिर्फ रोक रही है, इनहिबिट कर रही है, मतलब कि यहाँ पे बैक्टीरिया को किल नहीं कर रही है लेकिन उनको फर्दर कह सकते हो भाई बैक्टीरिया क्या होता है मल्टीप्लाई करता है, तो उसको मल्टीप्लाई करने से रोक रही है, यानी कि उनके नंबर्स को और बढ़ने से रोक रही है, तो इस एक्शन को हम लोग बोलते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक। तो दो तरीके से एक्शन हमारा करती हैं। बाकी देखिए एंटीबायोटिक्स आर अमंग द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेडिकेशंस इन मेडिसिन पार्टिकुलरली फॉर ट्रीटिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। तो सिंपल सी बात है कि भाई अगर हमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है सीरियस तो हमें यहाँ पे इसका यूज करना ही पड़ता है, बाकी जनरली हमें नॉर्मली नहीं करना चाहिए। देखिए मेन चीज़ ये है कि अगर आप लोगों को कोई सीरियस डिजीज हुई है तब तो आप लोग यूज करोगे ही, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, लेकिन बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, बिना बस अगर आप लोगों से कोई बोल दे रहा है जनरली कि हाँ इसके लिए आप एंटीबायोटिक ले लो तो नहीं लेनी है, मतलब नहीं लेनी है बस, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। और एग्जाम्पल हमारा पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन। पेनिसिलिन का नाम तो आप लोगों ने जरूर सुन रखा होगा, नहीं सुना है तो बहुत रेयर चीज़ है कि आप लोगों ने पेनिसिलिन का नाम नहीं सुना है, ठीक है। बाकी अगर देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें हिस्ट्री ऑफ एंटीबायोटिक्स के बारे में तो देखिए हिस्ट्री वैसे तो देखा जाए बहुत डिटेल में हिस्ट्री हो सकती है, बट चूंकि एग्जाम में भी ज़्यादा ही पूछा नहीं जाता तो उसको हम लोग यहाँ पे जल्दी जल्दी ही देखते हैं। जैसे देखिए भाई एंशियंट टाइम में क्या होता था कि हमारा यहाँ पे जो है भाई देखिए एंशियंट टाइम में होता क्या था कि अगर किसी को कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता था छोटा मोटा भी, ठीक है, तो चूंकि एंटीबायोटिक्स का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था तो वहां पे उसकी डेथ ही हो जाती थी सीधे। क्योंकि देखिए भाई बैक्टीरिया क्या होता है, अगर यहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ को नहीं रोका गया तो वो यहाँ पे क्या करेगा, धीरे धीरे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ पे उसकी ग्रोथ रुकती नहीं थी, तो एट लास्ट में डेथ ही हो जाती थी इवन छोटे छोटे बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी। लेकिन क्या हुआ धीरे धीरे यहाँ पे सबसे पहला जो एंटीबायोटिक यहाँ पे डिस्कवर किया गया वो हमारा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के थ्रू किया गया, जो कि था हमारा यहाँ पे पेनिसिलिन, ठीक है, जो कि हमारा 1928 में इन्होंने डिस्कवर किया था। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए अब ये पेनिसिलिन इन्होंने यहाँ पे डिस्कवर तो कर लिया था, लेकिन यहाँ पे मतलब इसको ये आइसोलेट नहीं कर पा रहे थे। मतलब हमारा यहाँ पे एक फंजाई था, मोल्ड था, जिससे यहाँ पे इन्होंने पेनिसिलिन को डिस्कवर किया था, लेकिन यहाँ पे इसको आइसोलेट नहीं कर पा रहे थे, मतलब यूज करने लायक फॉर्म में। लेकिन यहाँ पे इसको आइसोलेट किसने किया, हमारा चेन एंड फ्लोरिन है, ठीक है, इन्होंने यहाँ पे पेनिसिलिन को यूज करने लायक बनाया और यहाँ पे इसका यूज यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत ज्यादा किया गया, ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारी लाइफ्स को यहाँ पे काउंटलेस लाइफ्स को यहाँ पे सेव किया गया। अब बाकी देखिए जो एक हमारे साइंटिस्ट बाद में सेलमैन वैक्समैन थे, तो उन्होंने भी हमारा एक बहुत ही जो है कह सकते हो इफेक्टिव एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन को डिस्कवर किया 1942 में। एंड उसके बाद हमारा पॉल एरलिक सर थे, तो उन्होंने भी साइफिल्स के लिए जो है 1909 में कह सकते हो ट्रीटमेंट डिस्कवर किया। तो यही सारे हमारे कुछ एंटीबायोटिक्स थे। बाकी अब हम लोग यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जो है बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स के बारे में। अब देखिए एक चीज आप लोग समझिए कि मेडिसिनल केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग अगर हम लोग क्लासिफिकेशन देखें तो इसमें तो आप लोग को जो है बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक्स, अमीनोग्लाइकोसाइड्स, टेट्रासाइक्लिन्स, और सेकंड यूनिट में आप लोग आओगे तो माइक्रोलाइट्स और मिसलेनियस ड्रग्स, इन सब के बारे में ही पढ़ना है। लेकिन देखिए क्लासिफिकेशन को हम लोग थोड़ा सा जनरल टर्म में देखते हैं कि एक्चुअल में मतलब कैसे इसका क्लासिफिकेशन होता है। तो इसका क्लासिफिकेशन हम लोग यहाँ पे 5 टाइप से कर सकते हैं। पहला हो गया बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फिर बेस्ड ऑन स्पेक्ट्रम, केमिकल स्ट्रक्चर, नेचुरल सोर्सेज, और या फिर ये किस तरह का एक्शन शो कर रहे हैं, बैक्टीरियोसाइडल है कि बैक्टीरियोस्टैटिक है। तो देखते हैं कि करके बहुत ही सिंपल, ये कुछ खास नहीं है। देखिए अगर हम लोग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, ठीक है, कि मतलब कि एंटीबायोटिक आखिर में किस तरीके से काम कर रहा है, तो अगर मान लीजिए कि जो हमारा बैक्टीरिया है उसकी जो सेल वॉल है, अभी हम लोग उसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी आप लोग सिंपली समझिए कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है अगर ये उसको इनहिबिट कर रहा है, मतलब कि उसकी सिंथेसिस को रोक रहा है, तो उसमें हमारा पेनिसिलिन हो गया, सेफेलोस्पोरिन, ये सारे हमारे ऐसे एंटीबायोटिक हैं जो कि सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। अच्छा दूसरा हमारा हो गया इनहिबिट द प्रोटीन सिंथेसिस। अगर हमारी बैक्टीरिया, अच्छा देखिए प्रोटीन भाई बहुत जरूरी है हमारा बैक्टीरिया की ग्रोथ वगैरह के लिए, तो अगर प्रोटीन को ही रोक दे रहे हैं तो उसमें हमारा अमीनोग्लाइकोसाइड्स, मैक्रोलाइट्स हो गए। अच्छा न्यूक्लिक एसिड, यानी कि देखिए न्यूक्लिक एसिड क्या होता है भाई, डीएनए आरएनए, ये हमारा क्या होता है न्यूक्लिक एसिड। तो अगर डीएनए आरएनए को रोक रहा है तो भाई ये रुक जाएगा, तो भी हमारा एट लास्ट में प्रोटीन नहीं बनेगा, क्योंकि डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से हमारा प्रोटीन बनता है। और उसके बाद देखिए हमारा इनहिबिटर ऑफ फॉलिक एसिड, ठीक है, तो फॉलिक एसिड भी अल्टीमेटली आप ऐसा समझिए कि डीएनए वगैरह में बहुत मेजर रोल प्ले करता है। और उसके बाद हमारा यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन, अगर हमारे बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, तो बैक्टीरिया में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन अलग अलग होती है, इसको भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन को रोक रहा है तो उसके बेसिस पे भी हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये सारी चीजें आप लोग देख लीजिएगा, इसमें कुछ खास नहीं है। अब स्पेक्ट्रम की बात करें, स्पेक्ट्रम मतलब कि वो कितना ब्रॉडली काम कर रही है या फिर वो कितना नैरो काम कर रही है।
तो देखिए भाई ब्रॉड मतलब कि जो कह सकते हो ज्यादा तरह के बैक्टीरिया पे काम करेंगे, मतलब बहुत सारे अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया को रोकने का काम कर सकती हैं, जैसे हमारा टेट्रासाइक्लिन वगैरह हो गई। और नैरो मतलब कि जो किसी स्पेसिफिक यानी कि जैसे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को ही रोक रहा है या फिर सिर्फ ग्राम निगेटिव को रोक रहा है, तो उस तरीके से नैरो हो गया। बाकी देखिए बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए केमिकल स्ट्रक्चर मतलब इनके अंदर हमें जो है कुछ स्पेसिफिक केमिकल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। जैसे बीटा लैक्टम के अंदर हमारे बीटा लैक्टम रिंग देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद अमीनो ग्लाइकोसाइड्स में हमें अमीन और हमारा ग्लूकोज देखने को मिलता है, अमीनो शुगर देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद मैक्रोलाइड्स, तो इनके अंदर हमें लार्ज लैक्टोन की रिंग देखने को मिलती है। टेट्रासाइक्लिन्स हो गए तो इनके अंदर हमें जो है 4 साइक्लिक स्ट्रक्चर, उसी तरीके से फ्लोरोक्विनोल्स, सल्फोनामाइड्स, मिसलेनियस, तो मतलब इनके अंदर कुछ स्पेसिफिक केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जिसके बेसिस पे ये अलग अलग जो है डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं। बाकी देखिए नेचुरल सोर्सेज की बात करें तो नेचुरल सोर्सेज में देखिए भाई बेस्ड ऑन मतलब सोर्सेज की बात करें तो सोर्सेज में मतलब यहाँ पे सोर्सेज होना चाहिए, नेचुरल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सोर्सेज में देखिए भाई नेचुरल में हमारा नेचुरल मतलब कि जो नेचुरली डिराइव किए गए हो, सेमी सिंथेटिक मतलब कि जो नेचुरली भी डिराइव किए गए हो लेकिन उनके अंदर थोड़ा सा लैब से जो है मॉडिफिकेशन भी करी गई हो, और सिंथेटिक मतलब कि जो सिर्फ जो पूरी तरीके से लैब में बनाई गई हो, और बैक्टीरिसाइडल बैक्टीरियोस्टेटिक मतलब कि जो बैक्टीरिसाइडल मतलब जो बैक्टीरिया को पूरी तरीके से किल कर दे, बैक्टीरियोस्टेटिक मतलब जो उसकी ग्रोथ को रोक दे। तो ये सारे हमारे अलग अलग क्लासिफिकेशन के टाइप हो सकते हैं। बाकी देखिए अब हम लोग यहाँ पे आप लोग समझिए सिलेबस को हम लोग देखते हैं। अब हम लोग यहाँ पे मेनली बात करते हैं अपने बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के बारे में। अब एक चीज आप लोग समझिए, वैसे तो आप लोग को लग रहा होगा कि बीटा लैक्टम हमारी एक क्लास है और इसके अंदर हमारे 4 एंटीबायोटिक ड्रग है ना। पेनिसिलिन एक हो गया, सेफेलोस्पोरिन, बीटा लैक्टम, जिनमिटर और मैनोबैक्टम। लेकिन एक्चुअल में देखिए एक्चुअल में ये ड्रग नहीं है, पेनिसिलिन कोई हमारी एक ड्रग नहीं है बल्कि पेनिसिलिन क्लास ऑफ ड्रग्स है। मतलब इसके अंदर हमारी बहुत सारी ड्रग्स आती हैं, ठीक है। और सेफेलोस्पोरिस भी उसी तरीके से इसके अंदर बहुत सारी ड्रग्स हैं, मतलब ये सब क्लास है। मतलब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होगा, हमें इन सबको एक एक करके और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, समझ रहे हो आप। तो यहाँ पे काफी डिटेल टॉपिक हो जाता है इसी वजह से। तो अब हम लोग यहाँ पे बीटा लैक्टम की बात करते हैं। अच्छा यहाँ पे एक चीज और समझे कि यहाँ पे देखिए जो नॉमेनक्लेचर है, स्टीरियोकेमिस्ट्री है, सार है और जो केमिकल डिग्रेडेशन है, ठीक है। तो ये सब चीजें हम लोग किसकी पढ़ेंगे, ये सब चीजें हम लोग इन्हीं के अंदर पढ़ेंगे। मतलब पेनिसिलिन का हम क्या पढ़ेंगे, जब हम लोग पेनिसिलिन पढ़ेंगे तो उसका हम नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, स्टीरियोकेमिस्ट्री, सार, केमिकल डिग्रेडेशन, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे एक एक करके इन सब का पढ़ेंगे। मतलब पेनिसिलिन का पढ़ेंगे, सेफेलोस्पोरिन का पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इनका सबका जो है अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है। तो काफी इसी तरीके से इसी वजह से काफी लेंथी टॉपिक है और क्वेश्चंस भी यहाँ पे इन्हीं सब पे आते हैं। पेनिसिलिन और सेफेलोस्पोरिन इन दोनों पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, और टेट्रासाइक्लिन, तो ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं। बाकी देखिए इंपॉर्टेंट ये पूरा यूनिट 1 ही है, तो हम इसीलिए हम लोग यहाँ पे यूनिट 1 को कंप्लीट कवर कर रहे हैं, एक भी टॉपिक हम लोग स्किप नहीं कर रहे हैं। तो बात करते हैं बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के बारे में। तो बात करें हम लोग यहाँ पे अपने बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के बारे में। तो देखिए बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स बेसिकली इनका नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि इनके अंदर ना ये मतलब इसके अंदर देखिए अब इसके अंदर हमारा पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन यही सब है। तो देखिए इन सभी के अंदर एक कॉमन चीज क्या होगी, इनके अंदर कॉमन चीज होगी कि हमारा यहाँ पे बीटा लैक्टम की रिंग देखने को मिलेगी जो कि हमारी ये होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा बीटा पोजिशन पे ही हमारे सारे सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे ये हमारी जो है बीटा लैक्टम की रिंग होती है। तो बस यही चीज है, बाकी इसमें कुछ खास हमें नहीं पढ़ना था। और इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसके अंदर हमें जो है पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, बीटा लैक्टमेस इनहिबिटर्स और मोनोबैक्टम्स के बारे में पढ़ना है। अच्छा देखिए वैसे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है ये क्लासिफिकेशन, बाकी इसका जनरल क्लासिफिकेशन थोड़ा डिफरेंट टाइप का होता है, बट हमें तो मेडिसिनल के हिसाब से ही देखना है, तो वो हमारा यहाँ पे इस तरीके से हो जाता है। बाकी देखिए अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, तो यहाँ पे देखिए इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये हमारा जितना भी है, चाहे हमारा पेनिसिलिन हो, चाहे हमारा सेफेलोस्पोरिन हो और चाहे हमारा मोनोबैक्टम हो, इन तीनों का मतलब बीटा लैक्टम इनहिबिटर अलग चीज है, इसको हम लोग अभी देख लेंगे। तो इन तीनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बिल्कुल हमारा सेम ही होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को देख लेंगे, और यही सारी चीजें हम लोग यहाँ पे बाकी सब में भी बिल्कुल सेम है। तो ये चीज आप लोग समझिए कि यहाँ पे आप लोग को एक बार पढ़ लेना है, और यही सारी चीजें आप लोग को चाहे पेनिसिलिन का पूछा जाए, चाहे सेफेलोस्पोरिन का पूछा जाए, यही चीजें आप लोग को लिख के आनी है। तो अब आप लोग यहाँ पे ध्यान समझिए कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स बेसिकली काम कैसे करते हैं, ठीक है, किस तरीके से बैक्टीरिया को किल करते हैं, फिर उनकी ग्रोथ को रोकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब आप लोग यहाँ पे ध्यान समझिएगा। देखिए वैसे देखिए बैक्टीरिया जो है और अलग अलग टाइप के होते हैं, बट यहाँ पे जनरली क्या होता है कि जनरली हमारे मान के चलिए कि हमारे आसपास एटमॉस्फेयर में, ठीक है, आसपास हमारे जितने भी टाइप के बैक्टीरिया हैं उनको हम लोग यहाँ पे 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक हो गया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एक हो गया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव के बीच में डिफरेंस क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। देखिए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या होता है कि एक तो हमारी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर हमें देखने को मिलती है हमारी सेल वॉल। अब यहाँ पे देखिए ये जो सेल वॉल है ये बनी होती है हमारी किसकी, पेप्टाइडोग्लाइकॉन की,
ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकैन की। अब यहाँ पे देखिए पेप्टाइडोग्लाइकैन क्या है तो इसको भी हम लोग देखेंगे। बाकी आप लोग इतना समझिए कि जो हमारी सेल वॉल है तो ये हमारी बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकैन की। और यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये काफी थिक सेल वॉल होती है, मतलब कि यहाँ पे आप लोग देखोगे तो इसकी थिकनेस जो है काफी अच्छी खासी थिकनेस हमें देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे देखिए बस यही होता है कि एक हमारा होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक हमारी होती है थिक सेल वॉल। ये हो गया हमारा ग्राम पॉजिटिव का स्ट्रक्चर। अच्छा, ग्राम नेगेटिव की बात करें तो यहाँ पे देखिए एक हमारी होती है इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एक हमारी होती है सेल वॉल। अच्छा, सेल वॉल बनी तो इसकी भी पेप्टाइडोग्लाइकैन की है, लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग इसको और इसको देखो तो यहाँ पे देखिए ये काफी थिन है इसके कंपेयर में, मतलब कि इसकी सेल वॉल ना काफी थिन सी होती है। लेकिन देखिए यहाँ पे इसी वजह से क्या होता है कि इसको एक्स्ट्रा प्रोडक्शन के लिए होता क्या है कि इसके पास हमें देखने को मिलती है एक एक्स्ट्रा आउटर मेम्ब्रेन। यानी कि देखिए इसकी सेल वॉल यहाँ पे भले थिन है, लेकिन यहाँ पे इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा आउटर मेम्ब्रेन की कवरिंग देखने को मिल जाती है। तो ये होता है हमारा ग्राम नेगेटिव, ये होता है हमारा यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव। अब इन दोनों के अंदर ही मेन चीज क्या है कि सेल वॉल दोनों के अंदर है, एक के अंदर थिन है एक के अंदर थिक है, और दोनों की सेल वॉल बनी किसकी है, बनी है हमारी पेप्टाइडोग्लाइकैन की। तो अब आप लोग यहाँ पे ध्यान से समझिए कि ये जो हमारा बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं ये करते क्या है। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स किल बैक्टीरिया बाय इनहिबिटिंग द सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल व्हिच इज एसेंशियल फॉर बैक्टीरियल सर्वाइवल। अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट चीज यही है कि ये जो हमारा बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं ये हमारी बैक्टीरिया की सेल वॉल को ही बनना रोक देते हैं, मतलब कि इसकी सिंथेसिस को स्टॉप कर देते हैं। अब भाई देखिए ये जो सेल वॉल है ना ये बैक्टीरिया के लिए बहुत नेसेसरी होती है, मतलब कि अगर ये सेल वॉल ना हो, ठीक है, तो बैक्टीरिया हमारा सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो भी हमारे कह सकते हो इसके अंदर जो भी कंपोनेंट्स होंगे, जो भी इनर ऑर्गेनल्स वगैरह होंगे वो क्या होंगे, वो बर्स्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर ये सेल वॉल नहीं होगी तो अंदर के जो भी ऑर्गेनल्स है वो यहाँ पे बर्स्ट हो जाएंगे और बैक्टीरिया की हमारी यहाँ पे डेथ हो जाएगी, यानी बैक्टीरिया हमारा यहाँ पे किल हो जाएगा। तो अगर हम लोग किसी तरीके से सेल वॉल को रोक दें, इस सेल वॉल की सिंथेसिस को स्टॉप कर दें, तो हमारा काम बन जाएगा। और वही उसी तरीके से हमारा ये बीटा लैक्टम काम करते हैं। तो अब देखिए, अब यहाँ पे आप लोग इंपॉर्टेंट चीज समझिए कि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो किससे बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकैन। अब पेप्टाइडोग्लाइकैन को हम लोग पेप्टाइड, पेप्टाइड मतलब कि हमारा यहाँ पे हो जाता है पेप्टाइड, यानी कि हमारा अमीनो एसिड्स की चेन्स। यानी देखिए जब बहुत सारे अमीनो एसिड्स यहाँ पे दो चार अमीनो एसिड्स जो कंबाइन करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड, पेप्टाइड पेप्टाइड चीज। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ग्लाइकॉन मतलब कि ग्लूकोज, और ग्लूकोज मतलब हमारा होता है शुगर से, तो शुगर मतलब कि इसके अंदर हमें यहाँ पे शुगर चेन देखने को मिलती है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग सिंपली समझें तो बैक्टीरियल सेल वॉल किसकी बनी है, पेप्टाइडोग्लाइकैन की, और पेप्टाइडोग्लाइकैन के अंदर क्या क्या होगा, हमारा शुगर चेन होगी और पेप्टाइड चेन होगी। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से हमें पेप्टाइडोग्लाइकैन का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसके अंदर देखिए जिसके अंदर ये हमारा नैम और नैग होती है। नैम नैग क्या है, ये हमारा शुगर चेन है। अब इतना डिटेल में आप लोग मत समझिए, बट सिंपली समझिए कि हमारा हमारा एक होता है नैम, एक होता है नैग। ठीक है, तो नैम नैग के साथ, नैम नैग हमारी होती है बेसिकली शुगर चेन्स, और देखिए इनके साथ ही हमारा देखिए इसमें जो नैम होता है, नैग में नहीं होता है, जो नैम होता है, तो नैम के पास हमें जो है पेप्टाइड चेन्स देखने को मिलती है। मतलब यहाँ पे देखिए इस नैम में आप लोग को जो है 5 अमीनो एसिड्स जो है देखने को मिल रहे हैं, तो ये हमारी होती है पेप्टाइड चेन। अच्छा, यहाँ पे देखिए होता क्या है कि ये जो नैम नैग है ना, तो ये जो है बिल्कुल एक दूसरे के साथ मतलब कह सकते हो कंबाइन करके हमारा सेल वॉल बनाते हैं। अच्छा, कंबाइन कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे ऊपर होती है नैम नैग, ठीक है, नीचे भी नैम नैग। अच्छा, यहाँ पे देखिए इनकी जो हमारा अमीनो एसिड्स है ना, तो ये अमीनो एसिड्स के बीच में एक लिंकेज देखने को मिलता है। ठीक है, और इस लिंकेज में हमारा कह सकते हो एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा एक एंजाइम होता है या फिर प्रोटीन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। आप लोग ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो हमारा नैम, ठीक है, और ये हमारा जो नैग है, ठीक है, तो ये मतलब यही दोनों कंबाइन करके हमारा सेल वॉल बनाते हैं। और देखिए इनका कॉम्बिनेशन कैसे होता है, इनका कॉम्बिनेशन ऐसे होता है कि जो नैम, नैम में क्या होता है, नैम में हमारा कह सकते हो हमारा ये हो हमारा जो है पेप्टाइड चेन्स देखने को मिलती है, और ये पेप्टाइड चेन्स आपस में कनेक्टेड होती हैं, और इनके कनेक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है रोल कौन प्ले करता है, हमारा जो है पीबीपी। और पीबीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। क्या होता है, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। तो ये हमारा वो प्रोटीन होता है, और इसी को हम लोग यहाँ पे ट्रांसपेप्टाइडेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब ये एंजाइम आप लोग इसको कह सकते हो, फिर पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन बोल सकते हो। तो यही हमारा कह सकते हो इनको आपस में जोड़े रखने का काम करते हैं। मतलब आप ऐसे समझिए कि ये जो सेल वॉल है ना, ये बनती कब है, ये बनती तब है जब ये दोनों आपस में जुड़ते हैं, और इनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। तो अगर यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाए कि इस पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन को हम लोग रोक दें, तो यहाँ पे हमारा काम बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल जो हमारा बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स है ना, ये हमारा इसी पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन पे अटैक करते हैं। मतलब कि ये क्या करते हैं, ये इसको यहाँ पे ब्लॉक कर देते हैं। जब ये इसको ब्लॉक कर देते हैं तो होता क्या है कि यहाँ पे देखिए ये जो नैम नैग के बीच में जो बॉन्ड था ये हमारा हो जाता है ब्रेक, और जब यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो ये दोनों अलग हो जाते हैं। और जब देखिए भाई ये दोनों जब अलग हो जाएंगे, तो जब अलग हो जाएंगे तो क्या होगा भाई, हमारी सेल वॉल यहाँ पे ब्रेक हो जाएगी, और इस तरीके से हमारा यहाँ पे क्या होता है कि हमारी बैक्टीरियल सेल वॉल यहाँ पे जो है
कह सकते हो उसकी सिंथेसिस यहाँ पे रुक जाती है और हमारा बैक्टीरिया यहाँ पे किल हो जाता है। तो बस इसी तरीके से हमारे यहाँ पे जितने भी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं वो यहाँ पे काम करते हैं। तो आई होप कि आप लोग समझ पाओगे। बाकी फ्लो चार्ट में आप लोग सिंपली समझना चाहो तो यहाँ पे देखिए, जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं वो हमारा क्या होता है, वो हमारा बैक्टीरियल सेल में सबसे पहले तो वो एंटर करते हैं, ठीक है। और एंटर करने के बाद क्या होता है, वो हमारा जो है कह सकते हो प्रोटीन बाइंडिंग, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन होगा, ठीक है। ये प्रोटीन नहीं होगा, पेनिसिलिन होगा, पीबीपी, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन से बाइंड करते हैं। और उसके बाद देखिए ये हमारा जो है पीवीपी क्या होता है भाई, ये हमारा एक टाइप का एंजाइम होता है जो कि हमारा इन्वॉल्व होता है। भाई देखिए एंजाइम प्रोटीन में आप लोग कंफ्यूज मत होइए, एंजाइम किससे मिलके बना होता है, प्रोटीन से ही मिलके बना होता है, ठीक है। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये हमारा वो एंजाइम होता है जो कि हमारा बैक्टीरिया की सेल वॉल को बनाने में इन्वॉल्व होता है। तो हम लोग इसको जब रोक देते हैं तो हमारा यहाँ पे पेप्टाइडोग्लाइकान लिंक नहीं हो पाते हैं, और जब लिंक नहीं होते हैं तो सेल वॉल की सिंथेसिस यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाती है और हमारा बैक्टीरियल सेल डेथ हो जाती है। तो कुछ इस तरीके से हमारे जितने भी जो है कह सकते हो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं वो यहाँ पे अपना काम करते हैं। और यही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप लोग को सभी जगह पे जो है मेंशन कर देना है। अगर आप लोग को ये वाला मेंशन करना है तो आप लोग ये वाला कर सकते हो, अगर आप लोग को ये मेंशन करना है तो आप ये मेंशन कर सकते हो। दोनों ही सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने पेनिसिलिन के बारे में, जो कि हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक हो जाता है। और आप मान के चलिए कि यहाँ से तो मतलब पेनिसिलिन के ऊपर क्वेश्चन ना है, बहुत रेयर ही होता है, ठीक है। अगर आप लोग की किस्मत बहुत खराब हुई तो नहीं आएगा, वरना जरूर पेनिसिलिन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा। बाकी देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये हमारा था फर्स्ट एंटीबायोटिक, यानी कि इसी की डिस्कवरी सबसे पहले हुई थी। और इसी के साथ हमारा यहाँ पे जो है कह सकते हो मॉडर्न मतलब एंटीबायोटिक्स का एरा स्टार्ट हुआ था, ठीक है। क्योंकि ये पहली एंटीबायोटिक थी। और इसको यहाँ पे भाई हमारा एक मोड था, मोड मतलब हमारा मोड क्या होता है, फंजाई का एक टाइप होता है, फंजाई का एक टाइप होता है। तो ये हमारा एक मोड था पेनिसिलियम नोटैलम, तो उसी से हमारा ड्राइव किया गया था। बाकी देखिए इसका यूज हम लोग यहाँ पे भाई बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को रोकने के लिए करते हैं। और इसको डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में। अब पेनिसिलिन देखिए, अब पेनिसिलिन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन हर पेनिसिलिन का एक जो जनरल स्ट्रक्चर होता है वो हमें कुछ इस टाइप से देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आप लोग थोड़ा जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि देखिए ये जनरल स्ट्रक्चर है। बाकी आप लोग जो है इतना कोई याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जनरल है तो इसको आप लोग जो है जरूर याद कर लीजिएगा। बाकी देखिए इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये हमारा सेम है जैसा हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। और नॉमेनक्लेचर की बात करें तो अब देखिए जो पेनिसिलिन का नॉमेनक्लेचर है वो हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। एक हमारा केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम है और एक हमारा यूएसपी यानी कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपेया सिस्टम है। तो दोनों के हिसाब से हम लोग देख लेते हैं, कुछ खास नहीं है। देखिए केमिकल एब्स्ट्रैक्ट में बस इतना होता है कि हम लोग यहाँ पे नंबरिंग जो है सल्फर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे इसका नाम हमारा 6 एसाइल अमीनो 2 2 डाइमिथाइल। तो ये सब आप लोग देख लेना, नाम याद कर लेना। देखिए नाम वगैरह याद कर लेना, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर भरे आप, स्ट्रक्चर तो याद ही है, बस आप लोग को नंबरिंग करनी है। देखिए यहाँ पे नंबरिंग आप लोग को 1 से करनी है, और यहाँ पे नंबरिंग आप लोग को मतलब नाइट्रोजन से करनी है, वहां पे सल्फर से करनी है और यहाँ पे नाइट्रोजन से करनी है, बस इतना ही है। बाकी देखिए ज्यादा हमारा यूज यही होता है, मतलब जितना भी नंबरिंग होगी वो हम लोग यहाँ पे इसी को देखेंगे। बाकी नॉमेनक्लेचर है तो आप लोग देख लीजिएगा, यूनाइटेड स्टेट्स भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ आया 1 बाइसाइक्लोहेप्टेन हो जाता है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में, अब देखिए स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है समझ रहे हो आप लोग, जो हमारा कह सकते हो RS कॉन्फ़िगरेशन वगैरह हम लोगों ने 4th सेम में देखा था इसको अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो यहाँ पे देखिए स्टीरियोकेमिस्ट्री में आप लोगों को कुछ खास नहीं लिखना है, बस आप लोगों को थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना देना है, और इसमें आप लोगों को थोड़ा सा डैश और वेज वाले फॉर्म का यूज करना होगा। बाकी देखिए हो मतलब अगर चलिए इतना भी जरूरी नहीं है, स्टीरियोकेमिस्ट्री अगर आप लोग नहीं भी पढ़ोगे तो काम चल जाएगा। इतना मतलब जरूरी नहीं है कि आप लोग इसको एग्जाम में बना के ही आओ, क्योंकि स्टीरियोकेमिस्ट्री मतलब इतना भी जरूरी नहीं है। बाकी अगर आप लोग को पढ़ना है तो आप लोग देख सकते हो, स्ट्रक्चर बना देना। और कोर स्ट्रक्चर की बात करें तो भाई देखिए इसके अंदर क्या होता है, हमारा पेनिसिलिन में मेन चीज क्या होती है, एक हमारी बीटा लैक्टम की रिंग होती है, तो हमारी बीटा लैक्टम की रिंग हो गई, और एक हमारा थायाजोलिडीन रिंग होती है। तो देखिए ये जो रिंग आप लोगों को दिख रही है हमारी होती है थायाजोलिडीन रिंग, और एक हमारा होता है साइड चेन एट 6 पोजीशन। तो यहाँ पे देखिए ये 6 पोजीशन पे क्या होता है, ये हमारी साइड चेन देखने को मिलती है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसकी कायरलिटी की बात करें, कायरलिटी मतलब कि इसके अंदर कौन कौन से कायरल कार्बन होंगे, कायरल सेंटर होंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो C3 C5 और C6 यानी कि ये जो हमारा तीसरे 5वें और 6ठे नंबर का कार्बन है, ये हमारा कायरल कार्बन देखने को मिलता है। और इनकी देखिए इनकी जो भी स्टीरियोकेमिस्ट्री है ओरिजिनल वही हमारी होनी चाहिए। इनके साथ छेड़छाड़ करने पे हमारी एंटीबायोटिक एक्टिविटी यहाँ पे जो है खराब मतलब खत्म हो सकती है। अच्छा इनके कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो भाई देखिए भाई जो हमारा कायरल सेंटर है तो उनका कॉन्फ़िगरेशन भी होता है RS। तो देखिए जो हमारा C3 है उसका R होता है, C5 का S होता है, C6 का R होता है। तो देखिए याद कर लीजिएगा, इतना डिटेल में नहीं जाने वाले हम लोग क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें जो है अपने पेनिसिलिन के केमिकल डिग्रेडेशन के बारे में, डिग्रेडेशन मतलब कि किस तरीके से, भाई देखिए आप लोग इतना समझदार हो चुके हो कि हमारा कोई भी ड्रग हो तो उसका यहाँ पे जो है कह सकते हो मेटाबॉलिज्म होना भी जरूरी है।
तो मेटाबॉलिज्म ही है, डिग्रेडेशन का कुछ खास मतलब नहीं है ना। मतलब कि जब उसका एक्शन हो चुका हो तो कैसे वो हमारी बॉडी से बाहर जाती है। तो यहाँ पे देखिए होता क्या है कि इसका डिग्रेडेशन 2-3 टाइप से होता है। अगर मान लीजिए इसका हाइड्रोलिसिस और डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। हाइड्रोलिसिस मतलब कि वाटर के प्रेजेंस में ब्रेकडाउन। तो यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे H2O या फिर कह सकते हो हमारा OH माइनस बेस की प्रेजेंस में इसका ब्रेकडाउन हो रहा है तो हमारा ये बन जाता है पेनिसिलियोइक एसिड। ठीक है, तो इसमें देखिए हुआ क्या, इसमें जो हमारा बीटा लैक्टम की रिंग है वही हमारी ओपन हो चुकी है। ठीक है, तो भाई देखिए हम लोगों ने क्या देखा था कि हमारा कोई भी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक हो तो उसमें रिंग बहुत जरूरी है। अगर रिंग ही ओपन हो गई तो यहाँ पे क्या हुआ, इसकी सारी एक्टिविटी खत्म हो जाएगी। और यहाँ पे फर्दर अगर हम लोग यहाँ पे इसका डीकार्बोक्सिलेशन कराएंगे तो यहाँ पे देखिए ये जो COOH ग्रुप है तो ये भी यहाँ पे फर्दर यहाँ पे रिमूव हो जाएगा और हमें यहाँ पे सिर्फ जो है हमारा इतना स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जो कि हमारा होता है पेनिलोइक एसिड। तो यहाँ पे ये हमारा जो है कुछ इस टाइप से जो है केमिकल डिग्रेडेशन जो है देखने को मिल जाता है हाइड्रोलिसिस के थ्रू। और वहीं पे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिडिक सोल्यूशन, तो यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए एसिड की प्रेजेंस में इसका ब्रेकडाउन हो रहा है तो यहाँ पे देखिए जैसे मान लीजिए एसिड मतलब H+ हो गया तो ये हमारा पेनिसिलिन से बन जाता है पेनिसिलेनिक एसिड। ठीक है, पेनिसिलेनिक एसिड। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे ओपन कौन सी, हमारा थायाजोलिडीन रिंग ओपन हो रही है ना। और यहाँ पे ये भी चेंज हो गई, मतलब कि हमारा बीटा लैक्टम रिंग देखिए पूरी तरीके से चेंज हो गई और ये रिंग ओपन हो गई। ठीक है, और फर्दर यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे इसका वाटर के प्रेजेंस में जो है कराएंगे तो ये हमारा हमारा पेनामेल्डिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और फर्दर यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन हमारा हो जाएगा पेनिसिलर्मीन और पेनिलैक्टिक एसिड और ये हमारा फर्दर जो है पेनिसिलियोएल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आई नो इतना स्ट्रक्चर आप लोग नहीं याद कर पाओगे तो आप लोग बस हो सके तो नाम याद कर लेना। ठीक है, कि पेनिसिलिन का जब H+ के साथ रिएक्शन होती है तो पेनिसिलिनिक एसिड बन जाता है फिर अच्छा ये वाला देखिए, ये वाला थोड़ा सा इजी है, ये आप लोग याद कर सकते हो। इसमें देखिए इसमें आप लोग को कुछ नहीं करना है, बस ये रिंग आप लोग को ओपन कर देनी है, यहाँ पे COOH कर देना है और फिर इसके बाद आप लोग को ये भी गायब कर देना, बाकी सब सेम है। तो ये वाला आप लोग याद कर सकते हो, दोनों याद करना जरूरी भी नहीं है, एक याद कर लो इतना काफी है। और उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए हम लोग बात करें सबसे इंपॉर्टेंट में सार ऑफ पेनिसिलिन के बारे में। तो देखिए सार हमारा क्या होता है, सार मतलब कि इसमें हमारा जो है क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं या फिर क्या क्या चीजें होती हैं। तो कुछ खास नहीं है, बहुत सिंपल है। देखिए भाई इसमें हमारा जो भी मेन चीजें हैं, जैसे सबसे पहला हमारा बीटा लैक्टम रिंग आ जाता है। तो बीटा लैक्टम रिंग देखिए भाई ये हमारा बहुत ही क्रूशियल है, इसके साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। अगर ये ओपन हुई या फिर इसके साथ इसमें कुछ भी चेंजेस हुआ तो हमारा एक्टिविटी खत्म हो जाएगी। तो ये हमारा बहुत जरूरी है। ओपनिंग और अल्टरिंग दिस रिंग डिस्ट्रॉयज एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी, यानी इसको ओपन वगैरह नहीं करना है। थायाजोलिडीन रिंग की बात करें तो यहाँ पे देखिए द एस मेंबर्ड थायाजोलिडीन रिंग इज फ्यूज टू द बीटा लैक्टम रिंग एंड हेल्प्स मेंटेन द करेक्ट शेप। अच्छा यहाँ पे देखिए ये जो थायाजोलिडीन रिंग है ना, तो ये हमारा ये भी बहुत जरूरी है, इसमें भी हमें ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी है। बाकी ये भी हमारा जो है कह सकते हैं एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करता है जो कि हमारा एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी में बहुत जरूरी हो जाता है। और उसके बाद देखिए जो हमारा 6 एसाइल साइड चेन है, ठीक है, ये हमारा जो मतलब इसके साथ हमारा एसाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, एसिटाइल ग्रुप। तो ये हमारा जो है ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए इसमें क्या है, modifying the side chain changes the spectrum of activity, stability and resistance to beta lactamase। यानी कि देखिए अगर इसमें हम लोग यहाँ पे मॉडिफिकेशंस करते हैं तो हो सकता है कि हमारा जो स्पेक्ट्रम है वो चेंज हो जाए, मतलब कि हो सकता है थोड़ा सा नैरो से ब्रॉड हो जाए और उसकी स्टेबिलिटी हो सकता है थोड़ी बहुत बढ़ जाए फिर घट भी सकती है, डिपेंड करता है। ठीक है, और रेजिस्टेंस भी हमारा। अच्छा देखिए रेजिस्टेंस टू बीटा लैक्टमेज, अब एक चीज आप लोग ध्यान समझिएगा कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्या देखा कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकैन की, है ना। और यहाँ पे हमारा एक पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन होता है जो कि इसको बांधे रखता है। इसको हमारा क्या होता है, इसको हमारा पेनिसिलिन आके रोक देता है और हमारा जो है सेल वॉल को डिस्टर्ब कर देता है और हमारा बैक्टीरिया सेल डेथ हो जाती है। लेकिन देखिए हमारा बैक्टीरिया क्या है भाई, इसको भी तो सर्वाइव करना है, तो इसके पास भी ना एक कह सकते हो सर्वाइवल मैकेनिज्म होता है और इसको हम लोग बोलते हैं बीटा लैक्टमेज। ठीक है, तो देखिए जो बीटा लैक्टमेज है ये हमारा एक एंजाइम होता है जो कि हमारा बैक्टीरिया के पास देखने को मिलता है। और ये जो बीटा लैक्टमेज है ना, ये करता क्या है, ये हमारा कह सकते हो बैक्टीरिया को जो है बचाने का काम करता है। मतलब ये क्या करता है, ये पेनिसिलिन को ना कभी कभी रोक देता है, मतलब कि जो पेनिसिलिन है तो उनके ऊपर कह सकते हो रेजिस्टेंस कॉज करता है कि पेनिसिलिन यहाँ पे अपना अच्छे एक्शन अपने से ना कर पाए, तो उसके लिए हमारा ये बीटा लैक्टमेज जो है एंजाइम इन्वॉल्व होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ पेनिसिलिन हमारी ऐसी भी डेवलप करी जा चुकी हैं जो कि इस बीटा लैक्टमेज एंजाइम को इनहिबिट कर देती हैं। और बाकी देखिए इसी के लिए हमारा एक ड्रग जो है दी हुई है बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स, यानी ये वो ड्रग्स होती हैं जो कि इस एंजाइम को रोक देती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि इस ड्रग को हम लोग यहाँ पे इन सब के साथ कॉम्बिनेशन में देते हैं ताकि ये हमारा इस एंजाइम को रोक दे, ताकि ये एंजाइम, क्योंकि देखिए ये जो बीटा लैक्टमेज एंजाइम है ना, ये हमारा इन दोनों ड्रग को जो है कह सकते हो इनके एक्शन को रोक सकता है। तो इसके एक्शन को ना रोके, इसकी वजह से हम लोग यहाँ पे इसको भी कॉम्बिनेशन फॉर्म में देते हैं, तो हमारा काम बन जाता है।
तो यहाँ पे देखिए भाई हमारा जो है कह सकते हो इसके प्रति रेजिस्टेंस को जो है कह सकते हो बढ़ा सकता है। देखिए जितना रेजिस्टेंट होगी उतना ज़्यादा अच्छे से काम करेगी। रेजिस्टेंट मतलब कि बीटा लैक्टेमेज जिसके ऊपर अपना एक्शन ना शो कर पाए। तो देखिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, अगर मान लीजिए यहाँ पे देखिए जो हमारा आर साइड चेन आप लोगों को दिख रही है आर ग्रुप है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आर की जगह हमारा कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है, तो वो हमारा एसिड स्टेबिलिटी को यहाँ पे बढ़ा सकता है। अच्छा बल्की ग्रुप है तो वो हमारा कह सकते हो बीटा लैक्टेमेज एंजाइम से प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। तो बल्की ग्रुप होंगे तो वो हमारा थोड़ा सा कह सकते हो रेजिस्टेंस कॉज करेगा। और अगर हमारा पोलर ग्रुप होगा तो वो हमारा ग्राम नेगेटिव एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो हमारा पेनिसिलिन जो है ग्राम नेगेटिव पे ज्यादा अच्छे से काम करेगा। और बाकी देखिए जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है थर्ड पोजीशन पे, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड थर्ड पोजीशन पे है, तो ये भी हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको हम लोग यहाँ पे रिमूव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वजह से भी हमारी पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के प्रति जो बाइंडिंग एफिनिटी है वो यहाँ पे बढ़ जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और ये था हमारा यहाँ पे इसका सिंपल सा सार। आई होप कि आप लोग को इजी लगा होगा, कुछ खास नहीं था। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने क्लासिफिकेशन ऑफ पेनिसिलिन के बारे में। अब देखिए ये क्लासिफिकेशन भी थोड़ा सा हम लोगों ने मतलब हो सके आप लोग एक दो भी याद कर लोगे तो काम बन जाएगा, कुछ खास नहीं है। बाकी देखिए हम लोगों ने काफी डिटेल में दिया हुआ है तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो देखिए बात करें हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ पेनिसिलिन की, तो देखिए अगर हम लोग सोर्सेज के बेसिस पे करें तो नेचुरल से हमारा पेनिसिलिन जी पेनिसिलिन वी ये हमारी नेचुरल होती हैं। और सेमी सिंथेटिक की बात करें तो हमारा क्लोक्सासिलिन हो गया, डाइक्लोक्सासिलिन, ठीक है। तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा, बस आप लोगों को बता देंगे। रूट्स ऑफ इन्फेक्शन मतलब ओरल से कौन कौन सी है, पेरेंट्रल मतलब की जो इंजेक्शन आईवी वगैरह से दी जाती है, स्पेक्ट्रम मतलब की जो नैरो ब्रॉड इंटरमीडिएट से एक्सटेंडेड हो गया। रेजिस्टेंस देखिए अगर कोई हमारा बीटा लैक्टेमेज से रेजिस्टेंस है, ठीक है, कि मतलब कि उस पे बीटा लैक्टम अपना बीटा लैक्टेमेज अपना एक्शन नहीं शो कर सकता है। तो इस मतलब ये हमारा मैथिस्लिन वगैरह हो गया। तो ये क्या होता है, ये हमारा बहुत अच्छे से काम करती है क्योंकि इस पे हमारा बीटा लैक्टेमेज कुछ भी जो है इसको रोक नहीं पाता है। लेकिन नॉन रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये बीटा लैक्टेमेज क्या होता है, इनको जो है बीटा लैक्टेमेज जो है रोक देता है। मतलब कि ये सारी हमारी वो पेनिसिलिन है जिन पे बीटा लैक्टेमेज क्या होता है अपना एक्शन शो कर सकता है और हमारा अच्छे से ना काम करने से रोक सकता है। और उसके बाद रेजिस्टेंस टू एसिड्स की बात करें तो मान लीजिए कि हमारा जो है एसिड स्टेबल की बात करें तो एसिड स्टेबल होती हैं, एसिड अनस्टेबल की बात करें तो ये सारी होती हैं। तो देखिए ये सब आप लोग देख लीजिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा बस नाम ही पढ़ना है, मुझे और कुछ समझाने वाला है नहीं। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं उन पेनिसिलिन की जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जिनका स्ट्रक्चर वगैरह हमें थोड़ा सा देख लेना है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पेनिसिलिन की बात करें तो हमारा एक हो गया पेनिसिलिन जी, ठीक है। तो ये हमारा जो है इसका स्ट्रक्चर हो जाता है। और हमारा यूजेस की बात करें तो हमारा स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, ये हमारा एक स्पीसीज होती है बैक्टीरिया की। मेनिंजाइटिस मतलब कि जो हमारा ब्रेन वगैरह में कोई इन्फेक्शन हो गया हो, ठीक है, साइफिल्स हो गया। और पेनिसिलिन बी की बात करें तो देखिए ये सब चीज़ें आप लोग नोट्स में देख लीजिएगा, अब इसमें हम लोग बहुत टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये हो गया मैथिसिलिन, हो गया एमोक्सिसिलिन, ये सारे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पेनिसिलिन है। तो इनको हो सके तो आप लोग थोड़ा सा मतलब खैर इतना क्या ही याद करोगे आप लोग, बट कर लेना अगर हो पाए तो, मतलब आपका मन हो तो कर लेना, ठीक है। इतना कोई एग्जाम में डायरेक्टली पूछा नहीं जाता है। बाकी ये मतलब नोट्स में देना तो मैंने दे दिया। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सेफेलोस्पोरिन्स के बारे में। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने अपने पेनिसिलिन को जो है डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करना है जो कि हमारा सेफेलोस्पोरिन है। तो सेफेलोस्पोरिन्स देखिए भाई ये भी हमारा एक टाइप का बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होता है, ठीक है। और ये हमारा जो है कह सकते हो मतलब कि जितने भी टाइप के सेफेलोस्पोरिन्स हैं उन सबका जो प्रोटोटाइप ड्रग होता है वो होता है सेफेलोस्पोरिन सी। मतलब कि इन्हीं से हमारी सारी सेफेलोस्पोरिन बनती हैं। और ये हमारा किससे मिलता है, ये हमारा एक फंगस होता है सेफेलोस्पोरियम एक्रेमोनियम, ये हमारा एक फंगस होता है, उससे हमें देखने को मिलता है। बाकी ये हमारा जनरल स्ट्रक्चर हो गया। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बिल्कुल सेम रहने वाला है। नॉमेनक्लेचर की बात करें तो अब देखिए नॉमेनक्लेचर का बहुत ही सिंपल, कुछ खास नहीं है। मतलब कि यहाँ पे देखिए भाई ये हमारा जो है मतलब इसके अंदर देखिए फिफ्थ पोजीशन पे हमें यहाँ पे सल्फर यानी कि थाया ग्रुप देखने को मिल जाता है। वन पोजीशन पे हमारा एजा यानी कि नाइट्रोजन ग्रुप है। बाईसाइक्लो यानी कि दो साइकिल हैं। और ऑक्टेन मतलब कि 8 कार्बन है। तो इस तरीके से हमारा इसका नाम हो जाता है 5 थाया 1 एजा बाईसाइक्लो ऑक्टेन। और देखिए इसका जनरल नेम हमारा हो जाता है सीफेम। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इसके सार के बारे में, ठीक है, तो सार देखिए सिंपल सा है, ये हमारा इसका स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब इसमें देखिए इसमें क्या है, एक बीटा लैक्टम रिंग हो गई। तो भाई देखिए बीटा लैक्टम हमारा सिंपल वही बात है कि ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग ओपन नहीं कर सकते हैं। डाईहाइड्रोथियाजीन रिंग की बात करें तो देखिए ये हमारी होती है डाईहाइड्रोथियाजीन रिंग। तो ये देखिए ये हमारा क्या होता है, ये हमारा बीटा लैक्टम के साथ फ्यूज फॉर्म में रहती है। और हमारा इसके बाद देखिए ये भी हमारा बहुत ही जो है केमिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। मतलब कि इस थाया डाईहाइड्रोथियाजीन रिंग की वजह से ये ज़्यादा स्टेबल होता है पेनिसिलिन के कंपेयर में। और एसाइल साइड चेन की बात करें तो ये हमारा जो एसाइल साइड चेन है, तो देखिए भाई ये भी हमारा बहुत ही जरूरी है। ये हमारा स्पेक्ट्रम डिसाइड करता है कि हमारा कितना ब्रॉड स्पेक्ट्रम है या फिर नैरो है। और उसके बाद देखिए
इसके अंदर अगर हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड करते हैं तो वो हमारा रेजिस्टेंस बढ़ा देता है। और मॉडिफिकेशंस की बात करें तो हमारा यहाँ पे जो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के प्रति जो है एक्टिविटी को बढ़ा सकता है। तो देखिए इसका सार लगभग लगभग हमारा पेनिसिलिन जैसा ही है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट की बात करें तो देखिए यहाँ पे देखिए अगर हम लोग डाईहाइड्रोथियाजीन रिंग है, ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे इस पे मान लीजिए R1 पोजीशन पे हम लोग जो भी ग्रुप अटैच करेंगे तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, देखिए हर एक ग्रुप की जो है अलग अलग कह सकते हो उसकी वजह से हमारा ओरल एब्जॉर्प्शन कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, मान लीजिए आर की जगह हम लोग यहाँ पे एसिटोमेथॉक्साइल ग्रुप ऐड करते हैं तो वो हमारा ओरल बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ा देता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स आप लोग लिख सकते हो, बहुत ही सिंपल सा सार था। और बात करें हम लोग यहाँ पे केमिकल डिग्रेडेशन की तो देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशंस की बात करें तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, जो हमारा सिफेलोस्पोरिन है तो ये हमारा जो है डिसएसिटाइल सिफेलोस्पोरिन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें जो है कह सकते हो इसमें देखिए इसमें कुछ खास चेंज नहीं हुआ है, बस इस R1 की जगह OH आ गया है, बाकी सब बिल्कुल सेम ही है, तो ये आप लोग बना देना। और लैक्टोनाइज एसिड की बात करें तो लैक्टोनाइज एसिड में जाने के बाद क्या होता है, इसके ऊपर एक फर्दर हमारा एक यहाँ पे साइकिल फॉर्म हो जाती है, मतलब कि यहाँ पे देखिए ये हमारा साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट होके इस तरीके से हमारा जो है डिसेसिटाइल सिफेलोस्पोरिन लैक्टोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो बस सिंपल सा था, इस ये वाला आप लोग याद कर लेना। बाकी एक हमारा और भी होता है एसाइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में, तो इसमें भी देखिए इसमें हमारा एसाइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में हमारा सिफेलोस्पोरिन हमारा 7 अमीनो सिफेलोस्पोरिन एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसमें भी देखिए ये भी बहुत सिंपल है, इसमें बस क्या हुआ, ये पूरा ग्रुप हट गया, यहाँ पे NH2 आ गया, बाकी सब सेम है। और उसके बाद फर्दर इसका H+ या फिर H2 से कराओगे तो ये भी हमारा साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो इसमें देखिए दोनों बहुत ही सिंपल थे, तो आप लोग कोई एक याद कर लेना उतना काफ़ी है। और अगेन हम लोग यहाँ पे इसके भी क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसका भी क्लासिफिकेशन देखिए हमारा जो है जनरेशन के बेसिस पे हो सकता है। ठीक है, मतलब कि देखिए अब इसमें हमारा फर्स्ट जनरेशन में हमारा मान लीजिए फर्स्ट जनरेशन, अच्छा देखिए जनरेशन में भी मान लीजिए ओरल है तो अलग हो गया, पेरेंटल अलग हो गया, तो ये आप लोग देख लेना। ठीक है, जैसे फर्स्ट जनरेशन में ओरल में हमारा सिफेलेक्सिन हो गया, सिफाड्रॉक्सिल हो गया। ठीक है, सेकंड जनरेशन में हमारा जो है ओरल के अंदर हमारा सिफेक्लोर, फिर पेरेंटल के अंदर ये सारी हो गई। फिर थर्ड जनरेशन में हमारा ओरल हो गया, पेरेंटल हो गया। फिर हमारा फोर्थ जनरेशन में हमारा फोर्थ में हमारा ओरल नहीं है और फिफ्थ में भी हमारा ओरल नहीं है। ठीक है, तो ये सारे हमारे पेनिसिलिन के जो सिफेलोस्पोरिन के क्लासिफिकेशन हो गए। और अब अगर हम लोग यहाँ पे अपने कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट अब जनरेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं। फर्स्ट जनरेशन में हमारा सिफेलेक्सिन हो गया, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर यूजेज हो गए। फिर हमारा सिफाड्रॉक्सिल हो जाता है तो स्ट्रक्चर यूजेज हो गया। अब देखिए आप लोग मुझसे ये मत कहिए कि अब इसको मैं अब बताइए हमें आप लोगों को क्या समझाऊं इसमें, मतलब इतना, पहली बात तो इतना समझाने में बहुत टाइम लग जाएगा, और दूसरी बात कि आप लोग याद फिर भी नहीं करने वाले हो, और करने वाले हो तो कर ही लोगे। ठीक है, इतने इंटेलिजेंट होकर आप लोग तो इसमें कुछ बताने वाला है नहीं। ठीक है, सिफेक्लोर हो गया और फिर हमारा सिफोरोक्सिम हो गया, और उसके बाद ये हमारा जो है थर्ड जनरेशन में हमारा सिफैक्सिम हो गया, और फोर्थ जनरेशन में हमारा सिफेप्टिम हो गया। तो ये सारे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट सिफेलोस्पोरिन हो जाते हैं। तो ये था हमारा सिफेलोस्पोरिन, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, कुछ खास नहीं था। और बात करें हम लोग यहाँ पे बीटा लैक्टेमेस इनहिबिटर्स के बारे में, तो सिंपल सी बात है कि भाई देखिए बीटा लैक्टेमेस इनहिबिटर्स हमारी वो एंजाइम वो मेडिकेशंस होती हैं जो कि हमारा बीटा लैक्टेमेस एंजाइम को रोकती हैं। अब ये क्या होता है, एन एंजाइम प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन बैक्टीरिया टू ब्रेक डाउन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन एंड सिफेलोस्पोरिन। यानी कि देखिए ये हमारा एंजाइम होता है जो कि बैक्टीरिया बनाता है, ताकि अगर इस पे पेनिसिलिन या फिर सिफेलोस्पोरिन काम करे तो वो उसको रोक दे, मतलब काम ही ना करने दे, मतलब कि अपने सेल वॉल को बचाए। तो इस एंजाइम को रोकने के लिए भी हम लोग यहाँ पे अलग से कॉम्बिनेशन में ड्रग देते हैं जो कि हमारा होता है बीटा लैक्टमेस इनहिबिटर्स। बाकी देखिए दे आर नॉट एंटीबायोटिक बाय देमसेल्व्स, मतलब कि देखिए अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि बीटा लैक्टमेस इनहिबिटर्स जो है खुद कोई एंटीबायोटिक नहीं होती है, लेकिन इसको यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे अपने बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक के साथ कंबाइन करते हैं तो वो हमारा बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक को डिग्रेडेशन से बचाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे उसकी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी यहाँ पे बढ़ जाती है या फिर रिस्टोर हो जाती है। अब इसके अंदर जो मेन ड्रग्स दे रखी हैं तो हमारा हो गया क्लोवेलेनिक एसिड हो गया, सल्बैक्टम हो गया, टेजोबैक्टम हो गया। तो ये हमारा हो गया क्लोवेलेनिक एसिड का स्ट्रक्चर यूजेज, और उसके बाद हमारा सल्बैक्टम हो गया। ठीक है, और फिर हमारा टेजोबैक्टम हो गया। तो देख लेना आप लोग, नोट्स में कुछ खास नहीं है। और बात करें हम लोग यहाँ पे मोनोबैक्टम्स के बारे में, तो अब देखिए ये हमारी यहाँ पे लास्ट क्लास हो जाती है किसके अंदर, हमारा बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के अंदर। तो अब देखिए मोनोबैक्टम्स की बात करें तो मोनोबैक्टम इसका नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि इसके अंदर हमारी सिर्फ एक सिंगल यहाँ पे अच्छा देखिए एक चीज आप लोग समझिए कि यहाँ पे होती है सिंगल बीटा लैक्टम की रिंग, लेकिन सिंगल रिंग का मतलब ये नहीं कि सिर्फ यहाँ पे इसके अंदर सिर्फ बीटा लैक्टम की रिंग होती है। एक्चुअल में सिंगल इसको इसलिए बोला गया क्योंकि जो देखिए जो हमारा पेनिसिलिन था और सिफेलोस्पोरिन था उसमें क्या था, उसमें जो दोनों रिंग थी, मतलब एक बीटा लैक्टम की रिंग थी और एक हमारी दूसरी रिंग थी, वो दोनों आपस में फ्यूज थी, मतलब एकदम जस्ट अगल बगल थी।
ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा मोनोबैक्टम है इसमें देखिए, इसमें बीटा लैक्टम की रिंग के साथ कोई फ्यूज रिंग नहीं होती है, मतलब कोई डायरेक्टली जुड़ी हुई रिंग नहीं है। अब हालांकि एक एक रिंग हमें देखने को मिल रही है हेटेरोसाइक्लिक, बट यहाँ पे ये फ्यूज फॉर्म में नहीं है, तो इसी वजह से यहाँ पे क्या बोला जाता है कि इसके अंदर हमारा सिंगल बीटा लैक्टम की रिंग होती है। और ये मेनली हमारा ग्राम निगेटिव, एरोबिक ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया पे काम करता है। एरोबिक मतलब कि जो ऑक्सीजन की वजह से सर्वाइव करता है। अब इसका भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम ही रहने वाला है, और इसके अंदर सिंगल ड्रग है एजेट्रोनियम। तो ये हमारा इसका स्ट्रक्चर हो गया, यूजेस हो गए, ये आप लोग देख लीजिएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए, इस तरीके से हमारा बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होगे, इतना कुछ खास नहीं था। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने अमीनोग्लाइकोसाइड्स और टेट्रासाइक्लिन्स के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, बात करें हम लोग यहाँ पे अपने अमीनो ग्लाइकोसाइड्स के बारे में, तो यहाँ पे देखिए, अगर आप लोग इसके नाम से ही समझना चाहो, अमीनो ग्लाइकोसाइड्स यानी कि इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर कुछ तो अमीन यानी कि नाइट्रोजन देखने को मिलेगा, और ग्लाइकोसाइड्स यानी कि हमारी कुछ शुगर चेन देखने को मिलेगी। ग्लाइकोसाइड्स मतलब कि हमारा शुगर, ग्लाइकोसाइड्स मतलब ग्लूकोज। अच्छा देखिए, ग्लाइकोसाइड्स बेसिकली होता क्या है हमारा, अगर आप लोगों ने फार्माकोग्नोसी में पढ़ा हो, आप लोग को याद हो, तो हमारे इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, ग्लाइकॉन, ए ग्लाइकॉन, है ना। तो वही चीज़ है। बाकी देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे इसके जनरल स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें होता क्या है, इसमें हमारी होती है एक अमीनो साइक्लिटॉल रिंग। ध्यान समझिएगा, जो हमारे जितने भी टाइप के अमीनो ग्लाइकोसाइड्स हैं उनके अंदर क्या होगा, एक होगी अमीनो साइक्लिटॉल रिंग, ठीक है। अब ये हमारा शुगर नहीं होती है, चीज ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए, है क्या, अमीनो ग्लाइकोसाइड एक टाइप का है ग्लाइकोसाइड, और ग्लाइकोसाइड अगर आप लोग को याद हो तो ग्लाइकोसाइड होता है जो है, एक होता है इसमें शुगर, शुगर पार्ट, ठीक है, शुगर मॉइटी होती है, एक होती है नॉन शुगर मॉइटी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जो नॉन शुगर पार्ट है वो है हमारा यहाँ पे ये अमीनो साइक्लिटॉल रिंग, ये है हमारा नॉन शुगर पार्ट। और इसके साथ एक नहीं बल्कि दो दो शुगर पार्ट देखने को मिलता है। एक हमारा यहाँ पे इस पोजीशन पे होता है और एक इस पोजीशन पे। और ये शुगर कौन सी होती है, ये शुगर होती है अमीनो शुगर, यानी कि इसमें क्या होगा, इसमें हमें अमीन ग्रुप देखने को मिलेगा। अच्छा देखिए, आप लोग इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, इस टाइप से होता है। यानी कि देखिए, एक हमारी साइक्लिटॉल रिंग होती है, एक हमारा अमीनो शुगर यहाँ देखने को मिलता है, एक हमारा अमीनो शुगर यहाँ देखने को मिलता है। अच्छा देखिए, अब आप लोगों को भले लग रहा हो कि ये तीनों स्ट्रक्चर तो बिल्कुल सेम है, यानी ये भी शुगर होगा, बट ये शुगर नहीं है, ठीक है, और ये दोनों शुगर है। तो इन दोनों में आप लोग ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इसमें आप लोग को ऑक्सीजन ग्रुप जो है रिंग के बीच में ही देखने को मिलेगा, ठीक है, जबकि साइक्लिटॉल में ऑक्सीजन ग्रुप रिंग के बाहर देखने को मिलेगा। बाकी देखिए, ये दोनों हमारा शुगर पार्ट हो गया, ये हमारा नॉन शुगर पार्ट हो गया। तो बस यही है। बाकी देखिए, बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये हमारा ग्रुप ऑफ नेचुरल या फिर सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स होती हैं, और इसके अंदर अमीनो साइक्लिटॉल रिंग होती है, जो कि हमारा जो है दो या दो से ज्यादा अमीन शुगर से जो है लिंक होती है। और लिंक किससे होती है भाई, लिंक हमारा होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है, तो उस बॉन्ड से हमारा लिंक होती है। बाकी इसका यूज हम लोग ग्राम नेगेटिव, अच्छा इसका यूज हम लोग मेनली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए करते हैं, और ये हमारा बैक्टीरिसाइडल नेचर का होता है, मतलब ये भी हमारा बैक्टीरिया को पूरी तरीके से किल कर देता है। और इसके अंदर हमें ब्रॉड एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी देखने को मिलती है। लेकिन देखिए, इसकी होती तो है ब्रॉड, लेकिन ये इतना टॉक्सिक होता है थोड़ा सा कि इसका यूज हम लोग ज़्यादा नहीं करते हैं, ठीक है। तो टॉक्सिसिटी की वजह से इसका यूज हमारा लिमिटेड होता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो अब देखिए, अब आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तभी आप लोग यहाँ पे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ पाओगे। अच्छा देखिए, आप लोग को पता है कि भाई चाहे हमारा ह्यूमन बॉडी हो चाहे हमारा बैक्टीरिया हो, प्रोटीन हमारा बहुत जरूरी होता है, ठीक है, क्योंकि देखिए भाई, यही प्रोटीन हमारा किसी भी कह सकते हो बैक्टीरिया की ग्रोथ वगैरह, ह्यूमन बॉडी की ग्रोथ वगैरह में अपना रोल प्ले करता है। अच्छा देखिए, चलिए ठीक है, प्रोटीन जरूरी होता है, लेकिन प्रोटीन बनता कैसे। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जो हमारा डीएनए है, तो डीएनए से बनता है आरएनए, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और ये जो आरएनए है, तो ये आरएनए ही बनाता है हमारा प्रोटीन, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है। तो चलिए, अच्छी बात है कि आरएनए हमारा प्रोटीन बनाता है, लेकिन आरएनए प्रोटीन की सिंथेसिस कहाँ होती है, क्या आप लोग को पता है। तो प्रोटीन की सिंथेसिस हमारी होती है राइबोसोम के अंदर, ठीक है, राइबोसोम हमारा प्रोटीन बनाता है। लेकिन देखिए, प्रोटीन हमारा बनता है किससे, आरएनए से, यानी देखा जाए तो आरएनए और राइबोसोम ये दोनों मिलके हमारा प्रोटीन बनाएंगे। तो अब आप लोग यहाँ पे ध्यान समझिएगा, ये जो आरएनए है, अब ये भी हमारा दो तीन टाइप का होता है। एक होता है एमआरएनए, जिसको हम लोग बोलते हैं मैसेंजर आरएनए, तो यही हमारा कह सकते हो बहुत रोल प्ले करता है। फिर एक हमारा होता है टीआरएनए, ठीक है, तो ये हमारा कह सकते हो, हमारा ये भी मतलब इन तीनों का रोल होता है। और एक होता है आरआरएनए, जो कि हमारा होता है राइबोसोमल आरएनए, ठीक है, तो ये हमारा राइबोसोम में अपना रोल प्ले करता है। तो मतलब ये तीनों मिलके हमारा कह सकते हो प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं।
अब देखिए, अब आप लोग थोड़ा समझिएगा कि जो डीएनए और आरएनए है, तो थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर हम लोग समझें तो डीएनए का स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस टाइप से होता है, डबल हेलिकल रिंग होती है। लेकिन आरएनए में क्या होता है, आरएनए में सिंगल हेलिकल रिंग होती है, ठीक है। तो ये मतलब अच्छा देखिए, ये आरएनए का जो स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रहा है, ये बेसिकली एमआरएनए का स्ट्रक्चर है, मैसेंजर आरएनए का। टीआरएनए का स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, टीआरएनए का स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस टाइप से होता है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आप लोग ध्यान समझिएगा कि आरएनए आप लोग समझ गए ना, आरएनए हमारा 3 टाइप का होता है, मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। आरएनए बनके बना, आरएनए से बनता है प्रोटीन, लेकिन प्रोटीन कहाँ बनता है, राइबोसोम में, यानी राइबोसोम और आरएनए दोनों मिलकर बनाएंगे प्रोटीन। अब राइबोसोम के स्ट्रक्चर की बात करें तो राइबोसोम देखिए, अब राइबोसोम का स्ट्रक्चर हमारा जो है कुछ इस टाइप से देखने को मिलता है। अब इसके अंदर देखिए, इसके अंदर हमारी होती है 2 सब यूनिट। एक होता है, देखिए एक थोड़ा सा आप लोग को बड़ा दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं लार्ज सब यूनिट। एक आप लोग को थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल सब यूनिट। तो लार्ज सब यूनिट हमारा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं 50S, ठीक है। बस नाम है, आप लोग मतलब इतना डिटेल में मत जाओ, कंफ्यूज मत हो, इतना समझो कि राइबोसोम होता है, इसमें एक होता है लार्ज सब यूनिट, इसको हम लोग बोलते हैं 50S, और एक होता है स्मॉल सब यूनिट, इसको हम लोग बोलते हैं 30S। अच्छा देखिए, ये हम लोग बैक्टीरियल राइबोसोम की बात कर रहे हैं, इतना ध्यान रखिएगा। ह्यूमन राइबोसोम में क्या होता है, ये 50S की बजाय 70S होता है, लेकिन अभी आप लोग बैक्टीरियल समझिए। तो बैक्टीरिया में क्या क्या होता है, हमारा आरएनए हो गया और हमारा राइबोसोम हो गया, लार्ज और स्मॉल। अब आप लोग ध्यान से समझिएगा कि इस जो ये जो हमारा राइबोसोम होता है, इसके अंदर हमारे कह सकते हो, इसके अंदर हमारे 3 ब्लॉक्स देखने को मिलता है। एक का नाम होता है ए, एक का नाम होता है पी, और तीसरे का नाम होता है ई। अब क्या होता है इतना डिटेल में मत समझो, आप लोग इतना समझो, इसके अंदर 3 ब्लॉक होते हैं, ए पी ई, ठीक है, समझ गए इतना। ओके, तो अब आप लोग यहाँ पे ध्यान समझना, होता क्या है, जब हमारे प्रोटीन बनने वाला होता है, प्रोटीन बनती है, तो होता क्या है कि ये जो हमारा लार्ज और स्मॉल सब यूनिट है, इनके बीच में जो हमारा ये मैसेंजर आरएनए है, ठीक है, ये हमारा इनके बीच में आ जाता है, मतलब कि ये हमारा जो है कुछ इस टाइप से आ जाता है। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को देखिए, यहाँ पे आप लोगों को ये दिख रहा है, इसको हम, ये हमारा होता है बेसिकली नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, नाइट्रोजनस बेस। और यहाँ पे देखिए, इन नाइट्रोजनस बेस की ना करेक्ट करेक्ट जो है कह सकते हो कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। मतलब कि ये आरएनए पे भी देखने को मिलता है, डीएनए पे भी होता है, बट आरएनए वाला आप लोग समझिए कि यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये हमारा आरएनए है, इसके ऊपर ये हमारे नाइट्रोजनस बेस हैं, और यहाँ पे देखिए ये हमारा हो गया राइबोसोम की लार्ज यूनिट, ये हो गई स्मॉल, इन दोनों के बीच में हमारा आरएनए आ गया। अच्छा देखिए, होता क्या है कि ये जो हमारा राइबोसोम होता है ना, तो अब इसमें देखिए होता क्या है, ये जो हमारा टीआरएनए आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है, तो होता क्या है कि जब हमारा यहाँ पे इनके बीच में, अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे सिर्फ इस वाले को देख रहे हैं, लेकिन आप लोग समझिए कि ये है ऐसा ही, लेकिन हम लोग सिर्फ इस वाले को देख रहे हैं, इसमें होता क्या है। तो देखिए, होता क्या है, जो टीआरएनए आप लोगों को दिख रहा है, ट्रांसफर आरएनए, ठीक है, तो ये होता क्या है कि ये हमारा सबसे पहले एंटर करता है हमारे ए वाले में। देखिए, सबसे पहले वाले का नाम, इसका आप लोग सबसे पहले वाले का नाम है ए, दूसरे वाले का नाम है पी, थर्ड वाले का नाम है ई। तो सबसे पहले जो हमारा टीआरएनए है ना, ये हमारा देखिए, ये हमारा टीआरएनए है, ये हमारा एंटर करता है ए वाले में। अच्छा देखिए, ये जो टीआरएनए आप लोगों को दिख रहा है ना, इसके इसके ऊपर बेसिकली हमारा क्या होता है, इसके पास होता है एक हमारा जो है हमारा अमीनो एसिड, ठीक है, एक सिंगल अमीनो एसिड इसके ऊपर लिंक रहता है, और हर एक के पास अलग अलग टाइप का होता है, ठीक है, मतलब कि कह सकते हो अलग अलग टीआरएनए के पास अलग अलग टाइप का हमारा अमीनो एसिड अटैच होता है। तो होता क्या है, सबसे पहले ये हमारा अमीनो एसिड के साथ एंटर करता है ए वाले ब्लॉक में, ठीक है, तो ए वाले ब्लॉक में एंटर किया। अच्छा देखिए, ए वाले से क्या होता है, ए वाले से फिर ये जाता है पी वाले में, ठीक है, मतलब कि ए वाले से यहाँ पे ये गया पी वाले, बीच वाले ब्लॉक में। तो देखिए, ये हमारा क्या हुआ, ये वाला जो ये वाला जो हमारा टीआरएनए था, ये सबसे पहले एंटर हुआ ए में, ए से गया पी में। अच्छा देखिए, जब ये ए से पी में जाता है, तो एक और हमारा टीआरएनए जो है फिर से ए में आ जाता है, ठीक है। अब देखिए, ये जो हमारा पहला वाला टीआरएनए था, देखिए इसके पास जो है दूसरे टाइप का अमीनो एसिड है, लेकिन जब ये हमारा पी में पहुंचा, तो जो नया वाला ए में आया, इसके पास डिफरेंट टाइप का अमीनो एसिड है, ठीक है। तो ठीक है, इतना समझ गए ना आप लोग कि हुआ क्या, हमारा होता है राइबोसोम, राइबोसोम के अंदर होते हैं 3 ब्लॉक, ठीक है, और जहां पे जब प्रोटीन बननी होती है, तो यहाँ पे इनके बीच में हमारा आता है आरआरएनए, और जब ये आरआरएनए आता है, तो होता क्या है कि हमारा जो टीआरएनए होता है, ठीक है, ये हमारा सबसे पहले ए में एंटर करता है, फिर ए से बी में जाता है। जब ये ए से बी में जाता है, तो बी वाले में ए वाले में नया आ जाता है। अब देखिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब ये ए से बी में गया, तो फिर ये फर्दर यहाँ पे बी से जो है ई में जाता है, ई, ठीक है, ई में जाता है। और जब ये हमारा पी से ई में जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, जो यहाँ पे ये वाला था, ये हमारा फिर से इसमें आ जाएगा, और जब ये फिर से इसमें आ जाएगा, तो यहाँ पे एक नया आ जाएगा। यानी देखिए, अब यहाँ पे आप लोगों को 3 अलग अलग टाइप के टीआरएनए देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब ये वाला, ठीक है, ये वाला जब इसमें जाएगा ई वाले में, ठीक है, तो ये इसमें जाता तो है, लेकिन जो इसका अमीनो एसिड होता है ना, ये हमारा बेसिकली जो है कह सकते हो यहीं पे रह जाता है।
मतलब देखिए एक्चुअल में यहीं पे नहीं रह जाता है। देखिए अगर आप लोग को ये कॉन्सेप्ट आता है तो आप लोग ऐसे मत समझिएगा कि मैं तो बहुत शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ, बट आप लोग थोड़ा समझिए कि जिनको नहीं आता है, क्योंकि ये थोड़ा सा डिटेल कॉन्सेप्ट है, तो इजी करने के लिए आप लोग समझिए कि होता क्या है कि हमारा जो टीआरएनए है वो सबसे पहले ए में आता है, ए से पी में जाता है, पी से ई में जाता है। देखिए ए से जब पी से ई में जाता है तो ये क्या होता है, ये अपना अमीनो एसिड जो है यहीं पे छोड़ जाता है, और जब यहाँ पे छोड़ जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, एक नया टीआरएनए आता है और वो हमारा जो है नया अमीनो एसिड लेके आता है। तो यहाँ पे क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे ये दो अमीनो एसिड हो गए, यानी कि देखिए ये वाला जो है, ये वाला जब इसमें गया तो इसने अपने वाले अमीनो एसिड को छोड़ दिया, और ये वाला क्या हुआ, ये वाला फर्दर इसको लेके आया, तो यहाँ पे दो अमीनो एसिड हो गए। और देखिए जब ये यहाँ पे इसमें, अब ये फर्दर इसमें जाएगा और ये इसको छोड़ जाएगा, यानी अब इस तरीके से देखिए एट लास्ट में क्या होता है, एट लास्ट में जो है हमारा जो है जो बीच वाला सेक्शन होता है पी वाला, ठीक है, पी वाला जो ब्लॉक होता है इसमें हमारे बहुत सारे अमीनो एसिड्स कंबाइन हो जाते हैं। और इतना आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो हमारा प्रोटीन है ये बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली हमारा लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड से होते हैं, यानी कि जब बहुत सारे अमीनो एसिड्स जो है कंबाइन होते हैं, कंबाइन किससे होते हैं, इनके बीच में होता है पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। तो जब बहुत सारे अमीनो एसिड्स हमारा पेप्टाइड बॉन्ड से बन जाते हैं, ठीक है, बाइंड हो जाते हैं, तो हमारा बेसिकली जो है प्रोटीन बनाते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है भाई, धीरे धीरे यहाँ पे बहुत सारे टीआरएनए आते जा रहे हैं और हमारा यहाँ पे बहुत सारा अमीनो एसिड लिंक होता जा रहा है, और एट लास्ट में क्या होगा, देखिए होता क्या है कि ये सारे हमारे कैसे आते हैं, बेसिकली जो हमारा राइबोसोम है ना, ये हमारा टीआरएनए की तरफ मूव होता है। मतलब कि जो टीआरएनए आप लोगों को दिख रहा है, मान लीजिए ये हमारा, मान लीजिए ऐसा टीआरएनए है, ठीक है। तो यहाँ पे राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट करता है, मान लीजिए ये राइबोसोम यहाँ से इससे स्टार्ट किया, ठीक है। तो यहाँ से ये मूव करता करता एकदम लास्ट में पहुंचता है, और जैसे ही लास्ट में पहुंचता है, ठीक है, तो लास्ट में जब इसका एंड होने वाला होता है, तो यहाँ पे देखिए एंड होते होते क्या होता है, एंड होते होते इस राइबोसोम के ऊपर हमारा बहुत सारे अमीनो एसिड्स हो जाते हैं, और जैसे ही यहाँ पे एंड में पहुंचता है फिर ये अमीनो एसिड यहाँ पे रिमूव हो जाते हैं, और ये रिमूव किस फॉर्म में हो जाते हैं भाई, प्रोटीन के फॉर्म में रिमूव हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा प्रोटीन बनता है। मतलब ये देखिए थोड़ा सा शॉर्ट में था, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, बट आप लोग यहाँ पे समझिए सिंपली कि हुआ क्या, कि हमारा जो आरएनए होता है, यानी कि जो हमारा एमआरएनए होता है, मैसेंजर आरएनए, वो हमारा इन दोनों के बीच में आता है। और यहाँ पे हमारा जो राइबोसोम होता है इसमें तीन ब्लॉक होते हैं, ई पी ए। इसमें क्या होता है, हमारा टीआरएनए सबसे पहले ए में आता है, ए से पी में जाता है और पी से ई में जाता है, ठीक है। अच्छा, ई हमारा होता है एग्जिट, यानी कि यहाँ से जो है एग्जिट बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से देखिए क्या होता है, बहुत सारे टीआरएनए यहाँ पे आते जाते हैं, निकलते जाते हैं, और जब निकलते जाते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे यहाँ पे बीच वाले में हमारा बहुत सारे अमीनो एसिड इकट्ठा हो जाते हैं, और जब इकट्ठा हो जाते हैं तो एट लास्ट में क्या होता है, ये रिमूव हो जाते हैं और प्रोटीन बन जाता है। तो ये हमारा सिंपल सा होता है प्रोटीन सिंथेसिस के स्टेप्स, ठीक है, कि इस तरीके से हमारी प्रोटीन बनती है। अच्छा देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो एमआरएनए आप लोगों को दिख रहा है, मतलब जिसमें हमारा जिस आरएनए पे हमारा ये जो राइबोसोम मूव कर रहा है, तो इसमें देखिए, इसमें आप लोग को यहाँ पे ये दिख रहा है अमीर, यहाँ पे ये दिख रहा है क्या, ये आप लोग को दिख रहा है ना, हमारा क्या है, ये हम लोगों ने क्या देखा था, नाइट्रोजनस बेस। तो देखिए ये जो टीआरएनए बेसिकली आप हमारा जो टीआरएनए है, ठीक है, जो जो आता जाता है ना, तो इसका जो बेस होता है ना, इसमें भी हमारे यहाँ पे कह सकते हो तीन नाइट्रोजनस बेस देखने को मिलते हैं। मतलब इसमें भी नीचे हमारे तीन बेस होते हैं। और देखिए ये जो हमारा, जब ये बीच में आता है ना, सेंटर में आता है, जब ये हमारा टीआरएनए जब हमारा सेंटर में आता है, तो इसके जो तीन बेस हैं, और ये जो हमारा मैसेंजर आरएनए का तीन बेस है, ये तीनों आपस में बहुत ही स्पेसिफिक सीक्वेंस में अटैच होते हैं। एक चीज समझिए, अगर ये तीनों बिल्कुल स्पेसिफिक सीक्वेंस में ना अटैच हों, ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस हमारी होगी ही नहीं। मतलब कि ये आगे बढ़ता तभी है जब ये जो हमारा टीआरएनए है, इसके जो तीन बेस हैं वो इसके तीन के साथ एकदम स्पेसिफिक सीक्वेंस में अटैच होते हैं, मतलब एकदम राइट सीक्वेंस होना चाहिए। अगर मान लीजिए इसके तीन के गलत तरीके से अटैच हो गए तो हमारा काम बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए होता क्या है, ये जो हमारे अमीनो ग्लाइकोसाइड्स हैं, ये बेसिकली करते क्या है, ये हमारा राइबोसोम के 30s सब यूनिट से बाइंड हो जाते हैं। मतलब कि ये जो आप लोग को स्मॉल सब यूनिट दिख रही है, इसके साथ ये बाइंड हो गए। बाइंड होने के बाद ये क्या करते हैं, कॉजिंग मिस रीडिंग ऑफ एमआरएनए एंड लीडिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ एबनॉर्मल प्रोटीन्स। यानी कि अब इसमें होता क्या है, ये इसकी मिस रीडिंग करा देते हैं। मतलब कि जो टीआरएनए आता है ना, ये इसके साथ सही तरीके से रीड नहीं कर पाता है, सही तरीके से बाइंड ही नहीं कर पाता है। और जब सही तरीके से रीडिंग नहीं होती है तो यहाँ पे प्रोटीन बनती तो है, लेकिन यहाँ पे प्रोटीन क्या होता है, गलत तरीके से बन जाती है। अच्छा आप लोग एक चीज समझिए कि भाई हमारा प्रोटीन बनती तो है हमारे लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड से, लेकिन ये अमीनो एसिड्स ना बिल्कुल एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में कंबाइन करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी, मतलब देखिए बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं, मेथायोनिन हो गया, बहुत सारे अलग टाइप के हमारे अमीनो एसिड्स होते हैं हमारी बॉडी में। तो देखिए भाई एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है। मतलब मान लीजिए एक हमारा ए अमीनो एसिड है, एक हमारा बी है, एक हमारा सी है, एक हमारा डी है। अब जब ये ए बी सी डी बिल्कुल लाइन से कंबाइन करेंगे तभी हमारा प्रोटीन बनेगा। मान लीजिए अगर ये ऐसे कंबाइन कर जाए कि ए वाला आ गया,
उसके बाद बी के बजाय सी वाला आ गया, फिर हमारा डी आ गया, फिर हमारा बी आ गया। तो देखिए अमीनो एसिड्स की लॉन्ग चेन तो ये भी है, अमीनो एसिड्स की लॉन्ग चेन ये भी है, लेकिन ये तो हमारा प्रोटीन बनाएगा क्योंकि ये स्पेसिफिक सीक्वेंस में है जो कि चाहिए प्रोटीन बनाने के लिए, लेकिन ये हमारा प्रोटीन नहीं बनाएगा, बल्कि इसको हम लोग बोल देंगे पॉलीपेप्टाइड्स। ठीक है, तो ये हमारा अमीनो एसिड्स की लॉन्ग चेन तो है, लेकिन ये प्रोटीन नहीं है। प्रोटीन हमारा तभी होता है जब ये स्पेसिफिक सीक्वेंस में कंबाइन करते हैं, और जब ये हमारा 30S सब यूनिट पे बाइंड हो जाता है तो प्रोटीन का सीक्वेंस ही गड़बड़ हो जाता है, मतलब कि अमीनो एसिड्स को गलत तरीके से बाइंड करवाने लगता है, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है भाई, फॉल्स प्रोटीन बन जाती है। मतलब कि जो प्रोटीन बनती है ना वो काम की होती ही नहीं है, प्रोटीन सिंथेसिस धीरे धीरे क्या होता है, इनहिबिट हो जाती है, और हमारा जो बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट देखने को मिल जाता है। भाई जब हमारा प्रोटीन ही नहीं होगा तो क्या होगा, बैक्टीरिया की ग्रोथ धीरे धीरे रुकेगी और फिर हमारा एट लास्ट में बैक्टीरिया किल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे हमारा जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखने को मिलता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, क्योंकि जो हमारा टेट्रासाइक्लिन्स है नेक्स्ट वाला, उसमें भी हमें थोड़ा सा सिमिलर सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखने को मिलेगा। अब बात करें हम लोग यहाँ पे अपने सार ऑफ अमीनो ग्लाइकोसाइड्स के बारे में, तो देखिए इसका जो सार है ना, इसको हम लोग दो पार्ट में समझ सकते हैं। भाई सिंपल सी बात, इसके अंदर दो ही मेन स्ट्रक्चर है, एक हमारा साइक्लोडॉन रिंग हो गई, एक हमारा अमीनो शुगर हो गई। अब अमीनो शुगर भले दो है बट है तो दोनों अमीनो शुगर ही, तो इन दोनों के टर्म में हम लोग समझते हैं। जैसे सबसे पहला हमारा हो गया साइक्लिटॉल रिंग। तो भाई देखिए ये हमारी सेंट्रल रिंग होती है जो कि लगभग सभी अमीनो ग्लाइकोसाइड्स में होती है एक्सेप्ट स्ट्रेप्टोमाइसिन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बाकी सभी अमीनो ग्लाइकोसाइड्स में सेंट्रल रिंग होगी, लेकिन स्ट्रेप्टोमाइसिन में हमारा सेंट्रल रिंग नहीं होती है। बस यही चीज है, बाकी सब में ये सेंट्रल में देखने को मिलेगी बीच में। ठीक है, और बाकी देखिए ये रिंग हमारी बहुत जरूरी है क्योंकि यही हमारी 30S यूनिट के साथ बाइंड होती है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है भाई 30S के साथ बाइंड होती है तभी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी देखने को मिलती है। बाकी देखिए एडिंग बल्कि और अननेसेसरी ग्रुप्स कैन ब्लॉक राइबोसोम इंट्रैक्शन एंड रिड्यूस एक्टिविटी। तो हमें यहाँ पे कोई भी जो है अननेसेसरी या फिर बल्कि ग्रुप नहीं ऐड करने हैं। अमीनो शुगर, और बाकी देखिए अमीनो शुगर कहाँ होती है भाई, फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे अटैच होती है। ठीक है, और इनकी पोजीशन जो है बहुत मैटर करती है, तो ये हमारी फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे अमीनो शुगर जो है देखने को मिलती है। बाकी अमीनो शुगर ग्रुप्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए भाई ये हमारा क्या होता है, ये हमारा साइक्लोटॉल रिंग से अटैच होते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। बाकी देखिए ये हमारा अमीनो और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है इसके अंदर देखने को मिलता है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, अमीनो ग्रुप होता है NH2। ठीक है, उसके बाद देखिए ये ग्रुप्स हमारे क्या करते हैं, जो हाइड्रोक्सिल और अमीनो ग्रुप है ये हमारा जो है कह सकते हो राइबोसोम के प्रति बाइंडिंग को एनहांस करते हैं और हमारा एक पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड करते हैं। देखिए पॉजिटिव चार्ज बेसिकली जो NH2 है, ठीक है, तो ये हमारा जो है ये हमारा क्या होता है कि ये हमारा जो है कह सकते हो बायोलॉजिकल मीडियम में जाके जो है H+ कंबाइन करके NH3+ में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारा एक पॉजिटिव चार्ज जो है कह सकते हो अपने अंदर ले लेता है, जो कि बैक्टीरिया के अंदर एंट्री को जो है एंट्री में हेल्प करती हैं। बाकी देखिए होता क्या है, ये अमीनो शुगर ग्रुप्स यहाँ पे हमें जरूरी तो बहुत होते हैं, लेकिन यही हमारे वो ग्रुप भी होते हैं जो कि हमारा जो ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि इसको डिग्रेड करते हैं। ठीक है, मतलब कि कह सकते हो इस ड्रग को जो है रोकने का काम करते हैं, इस ड्रग के एक्शन को। उनका मेन टारगेट भी यही ग्रुप्स होते हैं, मतलब यही ग्रुप पे जो है क्या होता है, इन्हीं ग्रुप्स पे जो है हमारा डिग्रेडेशन एंजाइम्स आके अपना एक्शन शो करते हैं। तो इन ग्रुप्स पे थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पे तो हमारा रेजिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ सकता है। जैसे एग्जांपल की बात करें तो अमीकासीन के पास एक साइड चेन होती है जो कि इसको एंजाइम से प्रोटेक्ट करने का काम करती है। अमीकासीन हमारी इसी के अंदर एक ड्रग होती है। अब क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए इसका क्लासिफिकेशन हम लोग सिंपली दो टाइप से कर सकते हैं। एक हो गया सिस्टमिक जो कि हमारा कह सकते हो IV रूट वगैरह से दी जाती है, एक हो गया टॉपिकल। ठीक है, तो ये सारी हमारी दो टाइप से हो जाता है। बाकी सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में हमें जो है देखिए सिलेबस हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके अंदर हमें जो है ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन और कानामाइसिन इन तीनों के बारे में पढ़ना है। तो कुछ खास नहीं पढ़ना है, इतना बस स्ट्रक्चर और यूज आप लोग यहाँ पे याद कर लीजिए। स्ट्रेप्टोमाइसिन का थोड़ा सा याद कर लीजिए क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसके अंदर एक स्ट्रेप्टिडिन रिंग होती है, एक स्ट्रेप्टोज होता है, एक हमारा स्ट्रेप्टोसामीन होता है। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर ये दोनों शुगर होती है और ये होती है अमीनोसाइक्लोटॉल रिंग। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट यही चीज़ है कि ये हमारे सेंटर में ना होके साइड में होती है। तो वही हम लोगों ने भी देखा था कि बाकी सब में सेंटर में होती है लेकिन इसमें साइड में होती है। और यूजेस की बात करें तो हमारा वही ट्यूबरक्लोसिस, कॉलरा, मेनिंजाइटिस, तो ये सारे हमारे इसके यूजेस हो जाते हैं। कानामाइसिन की बात करें तो ये हमारा इसका स्ट्रक्चर। अच्छा देखिए ये हमारा जो है बोर्ड चेयर फॉर्म है, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइए ज़्यादा, ये चेयर फॉर्म है। ठीक है, चेयर बोर्ड फॉर्म, आई होप आप लोगों ने पढ़ी होगी। और नियोमाइसिन का हमारा स्ट्रक्चर जो है इस तरीके से हो जाता है और इसके अंदर हमारी बेसिकली 4 रिंग आ जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे यहाँ पे अमीनो ग्लाइकोसाइड्स। अब हम लोग फाइनली बात करते हैं अपने लास्ट टॉपिक के बारे में जो कि हमारा हो जाता है टेट्रासाइक्लिन्स। तो देखिए टेट्रासाइक्लिन्स भी कुछ खास नहीं है, ये भी बहुत सिंपल है। टेट्रासाइक्लिन, सबसे पहली बात अगर हम लोग बात करें, इसका नाम भी टेट्रासाइक्लिन इसलिए क्योंकि इसके अंदर टेट्रासाइक्लिक यानी कि 4 साइक्लिक
रिंग देखने को मिलती है। बाकी देखिए दे आर पोटेंट ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक एजेंट्स इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव। अच्छा देखिए बहुत ही ब्रॉड होते हैं, मतलब कि ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, अनाएरोबिक सबके प्रति इनका एक्शन अच्छे से देखने को मिल जाता है। और ये हमारा ह्यूमन और वेटरनरी, मतलब कि ये हमारा जो है कह सकते हो एनिमल्स के ट्रीटमेंट में भी हमारा यहाँ पे इनका यूज देखने को मिलता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत सारे डाइवर्स रेंज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में इफेक्टिव होते हैं। और सबसे पहली बात देखिए, सबसे पहले हमारा हमारा बेंजामिन मेंगे डगर जो कि हमारा यहाँ पे सॉइल इंजीनियरिंग के हेड थे, ठीक है, सॉइल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हेड थे। उन्होंने 71 ईयर्स की एज में, ठीक है, जो है इसको यहाँ पे सबसे पहली बात यहाँ पे आइडेंटिफाई किया था सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर में। केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे देखिए टेट्रासाइक्लिन के अंदर हमारा 4 रिंग देखने को मिलती है, और इसको हम लोग यहाँ पे इसीलिए ऑक्टा हाइड्रोनैप्थेसीन नैप्थेसीन बोलते हैं, ठीक है, मतलब इन इसको यहाँ पे मतलब एक कॉमन नेम होता है इसका ऑक्टा हाइड्रोनैप्थासीन। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए वेरिएशंस इन फंक्शनल ग्रुप एट डिफरेंट पोजीशन ऑन द कोर लीड टू डिफरेंट एटर्स। और यहाँ पे देखिए जो फंक्शनल ग्रुप आप लोगों को दिख रहे हैं इनमें हम लोग चेंजेस करके यहाँ पे, अच्छा देखिए इनकी नेमिंग में नंबरिंग भी थोड़ा सा डिफरेंट यूनिक होती है। जैसे देखिए 1 2 3 4 और फिर यहाँ पे देखिए 4A आ गया, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे 5 नहीं है, 4A 5A 6 6A 7, फिर यहाँ पे देखिए फिर 8 9 10, फिर 10A 11 11A 12 12A, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख लीजिएगा इस चीज़ का। और अगर हम लोग यहाँ पे इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे देखिए भाई इसके अंदर हमारे 5 कायरल सेंटर्स होते हैं। कहाँ कहाँ? पहला हमारा 4th नंबर के कार्बन पे, फिर हमारा 4A पे, फिर हमारा 5A पे, ठीक है, फिर हमारा 6 पे और फिर हमारा 12A पे, ठीक है। तो इन 5 जगह पे हमारा कायरल सेंटर्स होते हैं। और C4 पोजीशन हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए इसमें C4 में सबसे पहली बात हमारा S कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है, जो कि हमारे एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी के लिए बहुत जरूरी है। और इस पे अगर हम लोग यहाँ पे इसकी अल्ट्रेशन कर रहे हैं, इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री के साथ छेड़छाड़ करने पे क्या होता है, इसकी बाइंडिंग एफिनिटी यहाँ पे रिड्यूस हो सकती है, और यहाँ पे इसका एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी भी यहाँ पे इम्पेयर हो सकता है, और रेजिस्टेंस प्रोफाइल भी यहाँ पे अल्टर हो सकती है। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पे इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो यहाँ पे देखिए इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझने से पहले हम लोगों ने जो है अमीनो ग्लाइकोसाइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखा था, तो आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे आए हो तो उसको देख लीजिए, क्योंकि उसको समझने से पहले आप लोग नहीं समझ पाओगे। बाकी देखिए थोड़ा बहुत इसका सिमिलर सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है अमीनो ग्लाइकोसाइड के जैसा ही, लेकिन इसमें क्या होता है, देखिए ये भी हमारा क्या होता है, ये भी हमारा राइबोसोम की 30S सब यूनिट से बाइंड होता है। अब ये क्या है, इसको हम लोगों ने अमीनो ग्लाइकोसाइड में डिस्कस कर लिया, आप लोग थोड़ा सा पीछे जाके देख लीजिए, ठीक है, अगर नहीं देखा है तो ये हमारा इसी 30S सब यूनिट पे बाइंड होता है। और देखिए ये बाइंड होके करता क्या है, ये हमारा जो tRNA होता है उसको अटैच ही नहीं होने देता है। मतलब ये tRNA क्या होता है भाई, ये tRNA सबसे पहले A में आता है, फिर P में, फिर E में, तो ये आने ही नहीं देता है, ये A P में आने से ही रोक देता है, जिसकी वजह से क्या होता है भाई नया अमीनो एसिड यहाँ पे ऐड नहीं हो पाता है। भाई देखिए जब ये आ ही नहीं पाएगा तो अमीनो एसिड यहाँ पे नहीं आएंगे, क्योंकि अमीनो एसिड्स क्या होता है इसी tRNA के साथ आते हैं, जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस या हॉल्टेड यानी कि रुक जाती है, और हमारा यहाँ पे क्या होता है बैक्टीरिया। अच्छा देखिए एक चीज इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे ये जो हमारे टेट्रासाइक्लिन्स हैं ये बैक्टीरिसाइडल नहीं होते हैं, बैक्टीरियोस्टेटिक होते हैं, यानी ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देते हैं, उसको किल नहीं करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये रिवर्सिबल एक्शन शो करते हैं। तो ये चीज आप लोग देखिएगा, ध्यान रखिएगा। और सार ऑफ टेट्रासाइक्लिन की बात करें तो देखिए सार को हम लोग यहाँ पे रिंग के फॉर्म में समझ सकते हैं, जैसे पहला ए रिंग हो गई। तो देखिए भाई रिंग ए में क्या होता है भाई, हमारा फर्स्ट पोजीशन पे कीटोन ग्रुप, देखिए कीटोन मतलब कि C डबल बॉन्ड हो के दोनों तरफ कार्बन, तो ये हमारा कीटोन ग्रुप होता है जो कि बहुत एसेंशियल होता है एक्टिविटी के लिए। फिर हमारा देखिए थर्ड पोजीशन पे हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो ये भी हमारा बहुत जरूरी है पोटेंशियल सॉल्युबिलिटी के लिए। फिर हमारा देखिए फिर हमारा सेकंड पोजीशन पे अमाइड ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O NH2, ये हमारा अमाइड ग्रुप होता है, तो ये भी हमारा बहुत जरूरी हो जाता है। फिर बी और सी रिंग की बात करें तो इसमें देखिए ये हमारा जो है कह सकते हो कोर स्ट्रक्चर की इंटीग्रिटी को कंजर्व रखती है, बचा के रखती हैं। और ये भी हमारा जो है कह सकते हो प्लेनैरिटी, मतलब जो हमारा सिंगल प्लेन होता है, ठीक है, प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, उसको मेंटेन करके रखती हैं, और राइबोसोमल बाइंडिंग के लिए भी बहुत जरूरी होती हैं। और डी रिंग की बात करें तो यहाँ पे देखिए C5 से लेके C9 में जो भी सब्स्टिट्यूशन है वो हम लोग यहाँ पे अलाउ रखते हैं, यानी कि देखिए C5 से लेके C9 तक यहाँ पे जो भी सब्स्टिट्यूशन आप लोगों को दिख रहा है R4 R2 R1 R2, मतलब यहीं पे हमारे सब्स्टिट्यूशन होते हैं, तो यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। इनमें सब्स्टिट्यूशन करने से हमारे रिंग की एक्टिविटी पूरी तरीके से खत्म नहीं होती है, बल्कि हमारा जो है अगर हम लोग ढंग के सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो हमारा रिंग जो है और अच्छी हो जाती है। दीज आर द साइट फॉर स्ट्रक्चरल चेंजेस टू डेवलप न्यूअर डेरिवेटिव, यानी यहीं पे चेंजेस करके रखे हम लोग यहाँ पे नए नए टेट्रासाइक्लिन्स बनाते हैं, जैसे हमारा माइनोसाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, ये हमारे कुछ न्यू टेट्रासाइक्लिन्स हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए उसके हमारा मॉडिफिकेशन हेयर लीड्स टू इंप्रूव लाइपोफिलिसिटी, और यहाँ पे मॉडिफिकेशन करके मतलब C5 से लेके C9 पोजीशन पे जो भी हमारा ग्रुप आप लोगों को दिख रहा है, देखिए ये R1 R2 R3, इनमें हम लोग अलग अलग ग्रुप लगा के यहाँ पे इसकी एक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। बाकी देखिए अगर हम लोग यहाँ पे इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसका क्लासिफिकेशन हमारा 3 टाइप से हो सकता है। पहला हो गया ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के बेसिस पे,
तो भाई देखिए सिंपल सी बात है, शॉर्ट एक्टिंग मतलब कि जिसकी हाफ लाइफ 6 से 8 आवर्स की होती है, इंटरमीडिएट लगभग 12 आवर्स, और लॉन्ग मतलब जिसकी लगभग 16 आवर्स। तो ये सारे हमारे ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पे हो गए। सोर्स की बात करें तो नेचुरल से हमारा टेट्रासाइक्लिन वगैरह हो गया, सेमी सिंथेटिक्स, प्रो ड्रग्स हो गए। प्रो ड्रग्स क्या होते हैं? प्रो ड्रग्स मतलब जो बॉडी के अंदर जाके मेटाबॉलिज्म के बाद एक्टिव होते हैं। इसको हमें नेक्स्ट सेकंड यूनिट पे हमें काफी डिटेल में पढ़ना है। फिर हमारा थर्ड हो गया बेस्ड ऑन जनरेशन। तो जनरेशन मतलब कि जो सबसे पहले बनाई गई फर्स्ट जनरेशन, फिर जो उसके बाद बनाई गई सेकंड जनरेशन, जो बिल्कुल लेटेस्ट है थर्ड जनरेशन। तो इस बेसिस पे हो गया। और अपने सिलेबस की बात करें तो हमें टेट्रासाइक्लिन, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। देखिए सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें इन 5 ड्रग को पढ़ना है। और देखिए कोई भी हमारी स्टार ड्रग नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि इन तीनों, इस पूरे फर्स्ट यूनिट में हमारी कोई स्टार ड्रग नहीं है। तो आप लोग को बस स्ट्रक्चर और यूजेज ही पढ़ना है। और देख लीजिए कुछ खास थोड़ी है भाई। टेट्रासाइक्लिन का ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया, यूजेज हो गए। क्लोर टेट्रासाइक्लिन का स्ट्रक्चर, यूजेज, और बाकी इसमें देखिए कुछ खास बताने वाला है नहीं, इतना आप लोग याद भी नहीं कर सकते हो। टेट्रासाइक्लिन का आप लोग याद कर लीजिएगा, उतना बहुत है, ठीक है। और ये हमारा हो गया डॉक्सीसाइक्लिन। यहाँ पे देखिए हमने अपने मेडिसिनल के यूनिट 1 को कंप्लीट कवर कर लिया है। और अब यहाँ पे आप लोग को 4 एमसीक्यूज दिख रहे हैं। तो इन चारों का आंसर आप मुझे यहाँ पे कमेंट करके जरूर बताना। तो पहला क्वेश्चन है द मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो इसका क्या मेन मैकेनिज्म है वो आप लोग बताना। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारा आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूज डैश बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स टू प्रोटेक्ट पेनिसिलिन फ्रॉम डिग्रेडेशन। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा हो गया। थर्ड क्वेश्चन हमारा आता है अमीनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स मेनली इनहिबिट बैक्टीरियल ग्रोथ बाय, ठीक है। तो कैसे ये बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं ये भी आप बताना। एंड फोर्थ क्वेश्चन हमारा आ जाता है टेट्रासाइक्लिन शुड नॉट बी टेकन विथ मिल्क। तो क्यों इसको मिल्क के साथ नहीं लेना चाहिए। तो ये सारी, इन चारों का आंसर आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और कमेंट में आंसर दे देना सबका। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।